एपिसोड 21 अन्या लाइफ इन डेंजर। रुद्र अन्या को गुस्से में कहीं ले जा रहा था। उसने इतनी कसकर अन्या का हाथ पकड़ था कि उसके हाथ की चूड़ियां टूटकर जमीन पर बिखर रही थी और साथ ही कुछ टुकड़े उसके और रुद्र दोनों के हाथ में चुप, दोनों के खून एक दूसरे में मिलकर नीचे गिर रहे थे। रुद्र के ऐसे करने पर अन्या तो एक पल के लिए सुन पड़ जाती है, पर कुछ कदम चलने पर उससे होश आता कि रुद्र की पकड़ का वो अपने हाथों को देखती है जहां उससे अब काफी दर्द हो रहा था। लेकिन रुद्र के गुस्से को देख अन्या कुछ कह नहीं पा रही थी। शब्द जैसे उसके गले में ही अटक से गए, उसका दिल दिमाग ही दोनों सुन पड़ चुका था। रुद्र अन्या को अपने साथ छत के बैकयार्ड की तरफ ले जाता है और उसका हाथ झटक कर उसे अपने करीब खींचता है, जिस पे अन्या की धड़कनें डर से बढ़ने लगती हैं। रुद्र अन्या का झुका हुआ सिर अपने दूसरे हाथ से उसके जबड़े जकड़ते हुए ऊपर उठता है। अन्या उसके ऐसे करने पर सीधा उसकी आंखों में देखने लगती है। रुद्र की आंखों में नफरत, गुस्सा और साथ ही कुछ पुराने दर्द थे जो अन्या साफ देख सकती थी। रुद्र गुस्से में कहता है, तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा, दूर रहो मुझसे और मेरी जिंदगी से और साथ ही मेरे घर के मामलों से भी। तुम बस यहाँ सिर्फ मेरे दादाजी ख्वाहिश पे टिकी हो, वरना तुम जैसी को तो मैं अपनी आंख उठाकर भी देखता नहीं। मेरे घरवालों के मामले में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है और खबरदार मेरे या मेरे से जुड़े किसी भी इंसान के अतीत में झांकने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जो तुम अच्छी बहू बनने का ये नाटक कर रही हो, यही करो। तुम सबको बेवकूफ़ बना सकती हो, धोखा दे सकती हो, पर मेरे सामने ये तुम्हारा नाटक नहीं चलेगा। वक्त खत्म होते ही मैं तुम्हें इस घर और सबकी जिंदगी से ऐसे फेंक दूंगा कि किसको तुम्हारी कभी याद नहीं आएगी। ये जो अच्छा बन के यहाँ के ऐशो आराम पर हमेशा के लिए राज करना चाहती हो ना, तो ये बस तुम्हारा सपना ही रह जाएगा। तुम जैसी लड़की को मैं अच्छे से जानता हूँ, सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और, साथ ही पैसों के लिए कुछ भी कर जाए। तुम जैसी का तो कोई ईमान नहीं होता, आज किसी की तो कल किसी और की, लेकिन जब तक इस चौहान परिवार की बहू होने का नाम तुमसे जुड़ा है, याद रखना इसके इज्जत पर जरा सी आंच आई तो वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी पल होगा। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल रुद्र झटके से अन्या को छोड़ देता है और वहां से निकल जाता है। रुद्र ने एक बार भी नहीं देखा कि अन्या किस हाल में है। वही अन्या रुद्र के शब्द से काफी हर्ट हुई थी। वो बस अपनी दुधली आंखों से रुद्र को जाता देख रही थी। बादल काफी जोर से गरज रहे थे, तेज हवाएं जैसे सब कुछ उड़ा कर ले जाने के फिराक में थी। कुछ देर में काफी तेज बारिश भी होने लगती है। बारिश के साथ साथ अन्या के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वहीं दूसरी तरफ दिग्विजय जी अपने कमरे की खिड़की के बाहर बारिश को देखते हुए खामोश खड़े थे और साथ ही आकाश जी उनके पीछे खामोश से अपने पिता को देख रहे थे। वो दोनों जब से कमरे में आए थे, आकाश जी ने ना कुछ कहा ना दिग्विजय जी ने कुछ। दिग्विजय जी बाहर बारिश को देख एक दुखी स्वर में कहते हैं, उस दिन भी कुछ ऐसा ही तूफान आया था और हमारी कौशल्या बहू को अपने साथ ले गया। उनका ऐसा कहना आकाश जी की आंखों में नमी तैर गई, जैसे उनके आंखों के सामने कौशल्या का दर्द भरा चेहरा आ गया। दोनों उस पर जैसे कमजोर पड़ चुके थे। दिग्विजय जी अपने जज़्बातों को काबू कर पलट कर आकाश जी के कहते जरूर हैं, लेकिन उसमें छुपा दर्द वो चाह कर भी नहीं छुपा पाते। आकाश, अगर तुमने अपनी पत्नी खोया है तो हमने भी हमारी बेटी जैसी बहू खोई है। रुद्र और रेहान ने अपनी मां खोई है, जिस वक्त रेहान को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तुमने उससे दोषी ठहरा कर उससे खुद की नफरत की वजह बना दी है। ये तुम्हारी आज तक की सबसे बड़ी गलती है जिससे तुम सुधारना नहीं चाहते, और आज तुमने अपने बड़े बेटे से जिस लहजे में बात की ये बिल्कुल मुनासिब नहीं था। आकाश जी उनकी बात शांति से सुन रहे थे। वो रुद्र के बारे में सुन कुछ उखाड़ते हुए कहते हैं, लेकिन पापा रुद्र ने मेरी कौशल्या का सपना तोड़ना चाहा। मैं आकाश जी के इतना ही कहते दिग्विजय जी गुस्से में कहते, रुद्र ने ऐसा कुछ नहीं किया है, आप शायद भूल रहे हैं। वो जितना कड़क हो, गुस्से में हो, लाख बुरा हो, लेकिन अब भी उनके अंदर कौशल्या के संस्कार हैं, आदर्श हैं। वो कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे उनकी मां के नाम को ठेस पहुंचे। और रही बात कौशल्या के आश्रम की, तो आपके जाने के लिए बता देता हूँ, आश्रम की जमीन के बगल वाले हिस्से में एक दलदल बन चुका है, जो अब आश्रम के लिए खतरा बनते जा रहा था। और साथ ही आसपास कुछ ऐसी बीमारी और वनस्पति अभाव के कारण आश्रम में रहने वाले लोगों के लिए खतरा हो चुका है। ये सारी बात जैसे रुद्र को पता चली, उसने आश्रम दूसरी बेहतर जगह शिफ्ट करने का ऑर्डर दिया और साथ ही मुझसे इस बारे में बात की। वो भले ही पुराना आश्रम खाली कर रहा है, लेकिन वहां के रहने वाले लोगों को नुकसान के लिए नहीं, उनकी भलाई के लिए। इस बात की खबर सिर्फ रुद्र और मुझे है। आश्रम में रहने वाले लोगों को कोई डर न हो, इसलिए ये सारी बात उनसे छुपाई है। रुद्र का इरादा अपनी मां के सपने को तोड़ना नहीं, बल्कि उससे और फूलता फलता देखना है। आपकी तरह सबको अभी रुद्र गलत लग रहा होगा, लेकिन जिस दिन ये सारी सच्चाई लोगों के सामने आएगी, उन्हें तब रुद्र के फैसले पर नाज होगा। दिग्विजय जी अपनी बात पूरी कर आकाश जी की तरफ देखते हैं।
वो अभी अपने सोच में घूम थे। उनके चेहरे के भाव से ये साफ था कि उन्हें अब अपनी गलती का पछतावा है, लेकिन अपने इतने सालों के दर्द के पीछे उससे दबते हुए वो फिर से कहते हैं, लेकिन ये सारी बातें उससे मुझसे कहनी चाहिए, आखिर वो आश्रम मेरे देखरेख में है। उसने मुझसे पूछा तक जरूरी नहीं समझा। उनकी बात सुन दिग्विजय जी उनकी बेवकूफ़ी पर हल्का हंस देते हैं। वो समझ जाते हैं कि इतने सालों की रिश्तों में पड़ी दुल ऐसे अचानक तो नहीं दुलने वाली। अब चाहे रुद्र लाख सही, लेकिन दुल पड़े चश्मे से तो सब ददला ही दिखेगा। वो ये सुन आकाश जी को देख कहते हैं, उसने मुझसे पूछा था और मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें मेरे फैसले पर भी सवाल उठाने की जरूरत है। दिग्विजय जी का ये कहना आकाश जी को निशब्द कर देता है। वो हर फैसले को नकार सकते थे सिवाय अपने पिता के। आकाश जी अपना सिर हाँ में हिलाते हुए वहां से चले गए। दिग्विजय जी आज ये सब देख काफी हर्ट थे, अंदर से परिवार के लिए टूट नहीं सकते थे। वो वही बेड पर आकर लेट गए। रुद्र अपने कमरे में काफी बेचैन सा बैठा था। जब से उसने अन्या को बुरा भला कहा था उसके दिल में एक टीस सी उठ रही थी। रुद्र को समझ नहीं आ रहा था कि उसने किस हक से अन्या को इतना सुनाया। आखिर जब वो उसके लिए मायने नहीं रखती तो फिर वो किस हक से अन्या के हर छोटी छोटी हरकत पर रिएक्ट करता है। उसका अन्या के करीब किसी और को देखना बर्दाश्त नहीं, न किसी का छूना उसे बर्दाश्त है, न अन्या को खुद से दी हुआ तकलीफ बर्दाश्त है। उस दिन अन्या के दिग्विजय जी से उसके अतीत से जुड़ा सवाल सुनते ही उसे एक अनजाना डर लग गया कि अन्या कहीं उसके दर्द और तकलीफ से रूबरू ना हो जाए, इसलिए उसने दिग्विजय जी को माना कर दिया कुछ भी कहने को। उसका दिल कर रहा था कि वो जाए अन्या के पास, उसके सीने से लगकर अपने कहे गए शब्दों के लिए माफी मांगे। रुद्र खुद जानता था कि वो कितनी साफ दिल की है और उसके जैसा कोई नहीं। वो डरता था अपने जज्बातों को बयां करने से वो कमजोर पड़ जाएगा। वो सारे शब्द रुद्र अन्या को नहीं बल्कि खुद को समझा रहा था ताकि वो अपने जज्बात अन्या के लिए बदल सके, उससे नफरत कर सके। यही सब सोच रुद्र काफी बेचैन था। उसे आज खाली कमरा काट रहा था। रुद्र से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो अपने क्लोजेट से एक महंगी वाइन की बोतल निकल सोफे पर आ जाता है और एक ही बार में आधी बोतल घटक जाता है। रुद्र नशे में था लेकिन उसने पीना बंद नहीं किया और नशे में बेहोश हो गया। आज काफी सालों बाद रुद्र ने अपनी ऐसी हालत की थी। सुबह का वक्त, दिग्विजय जी और रेहान खामोश हॉल में बैठे थे, तभी सबकी नज़र सीढ़ियों से आते रुद्र पर पड़ी। वो रेडी होकर ऑफिस जा रहा था। चेहरे पर कोई भाव नहीं, लेकिन लाल आंखों से साफ पता चल रहा था कि वो रात भर सोया नहीं ठीक से। रेहान रुद्र को देख गुड मॉर्निंग कहता है, लेकिन रुद्र सबको इग्नोर कर वहां से बाहर जाने लगता है। तभी उसके कानों में दिग्विजय जी की आवाज आती है, जिससे उसके जाते कदम एक पल के लिए रुक जाते हैं। रुद्र जाने से पहले नाश्ता तो कर लो। रुद्र बिना पलटे कहता है, नहीं दादाजी, मुझे ऑफिस में अर्जेंट मीटिंग अटेंड करनी है, मैं नहीं रुक सकता। रुद्र कार में बैठ के वहां से निकल जाता है। रुद्र अपना सिर सीट से टीका एक ठंडी सांस भरता है। उसने जानबूझकर दिग्विजय जी की बात टाल दी थी ताकि उसका सामना अन्या से ना हो। इस वक्त वो गिल्टी फील कर रहा था, उसके अंदर अन्या का सामना करने का हिम्मत नहीं थी। वही दिग्विजय जी रुद्र के जाने के बाद अपने मन में कहते हैं, जानता हूँ कल की बात आपके दिल को दुख पहुंचा है, लेकिन ये भी जानता हूँ आप इतने कमजोर नहीं कि आपको कोई हिला सके। उद्धरण चिन्ह। एक नौकर सबको नाश्ते के लिए बुलाता है, तभी रेहान कहता है, वैसे भाभी कहाँ है, मुझे रात से दिखाई नहीं दी। तभी एक नौकर अपने चेहरे पर घबराहट लिए हड़बड़ाते हुए उनके पास आकर कहता है, साहब 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 साहब। वो ऐसे बोलते हुए वो छत की ओर इशारा करता है। उसको इतना घबराया देख अभय उससे शांत करते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम ऐसे इतना घबराए क्यों हो, क्या बात है, साफ साफ बोलो। नौकर घबराहट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए कहता है, साहब वो छोटी छोटी मालकिन छत पर बेहोश पड़ी है, वो कुछ बोल नहीं रही है। उसका इतना कहना कि रेहान के हाथ से फोन छूट जाता है। वो घबराहट में उस नौकर के दोनों कंधों को लगभग झंझोड़ते हुए कहता है, क्या हुआ भाभी को, कहाँ है वो। नौकर रेहान के ऐसे रिएक्ट करने पर काफी सहम जाता है। उसके मुंह से कुछ बोल नहीं फूटते, बस उंगलियों से ऊपर की ओर इशारा करता है। रेहान ये देख जल्दी से उस नौकर को झटक कर ऊपर की तरफ भागता है। उसके पीछे तविश और अभय भी घबरा कर भागते हैं। दिग्विजय जी भी अपनी बूढ़े कदमों से अपने रफ्तार से भी अधिक मात्रा में चलते हैं। रेहान घबराते हुए छत पर आता है और इधर उधर अन्या को देखने लगता है। नौकर रेहान को बैकयार्ड की साइड ले जाता है। रेहान ने जब अन्या को छत पर बेहोश देखता तो घबरा गया। वो जल्दी से भागकर अन्या का सिर अपने एक हाथ से उठाकर अन्या के चेहरे को थप थप कर उसे पुकारने लगा, भाभी क्या हुआ आपको, भाभी उठो, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हो भाभी। अभय और तविश भी अब तक अन्या के पास आ चुके थे। अभय अन्या की पल्स और सांस चेक करते हुए कहता है, भाभी की सांस बहुत धीमी चल रही है और काफी तेज बुखार है। तविश भी अन्या की हालत देख कहता है,
भाभी के कपड़े भी गीले हैं, मतलब वो कल रात से यही है बारिश में। रेहान ये सब सुन और घबरा गया और अन्या के सिर को अपने सीने से लगाते हुए कहता है, भाभी आपको कुछ नहीं हो सकता, माँ के जाने के बाद अब मैं आपको नहीं खो सकता, कुछ नहीं होगा आपको। रेहान चीख कर कहता है, कोई एम्बुलेंस बुलाओ, भाई को भी बुलाओ। अभय रेहान को शांत करते हुए कहता है, रेहान शांत हो जाओ, एम्बुलेंस को कॉल कर दिया आती ही होगी। हम भाभी पहले नीचे लेकर चलते हैं। तभी रेहान की नज़र अपने हाथ में लगे खून पर जाती है। ये देख वो घबरा जाता है, ये खून अन्या के सिर से बह रहा था। एम्बुलेंस अब तक नहीं आई थी। अभय ने अन्या को अपनी गाड़ी में ले जाने का सोचा। सब जल्दी से अन्या को हॉस्पिटल रवाना हो गए। दिग्विजय जी को संभाल कर तविश दूसरी कार में ले आया। इस वक्त दिग्विजय जी का दिल काफी घबरा रहा था। उनके जहन में बारिश और उससे जुड़ी अतीत का वो न मिटने वाला दर्द था। एक बार फिर ना हो कि इतिहास दोबारा लौट आए। एपिसोड 22 आकाश जी शॉकिंग स्टेप। अन्या को लेकर रेहान और अभय हॉस्पिटल के लिए निकल गए थे। रेहान पीछे बैठ कब से अन्या को पुकार रहा था, भाभी भाभी आंखें खोलना भाभी, आप ऐसे शांत बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हो। उठो भाभी, एक बार आंखें खोलो ना प्लीज भाभी। अब रेहान कुछ रुवाशा हो गया। उससे अन्या की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। उसके आंसू अन्या के चेहरे पर गिर उससे भिगो रहे थे। अभय बैक व्यू मिरर से रेहान को ऐसे देख उसे हौसला देते हुए कहता है, रेहान शांत हो जाओ, भाभी को कुछ नहीं होगा। हम 10 मिनट में हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। तुम रुद्र को फोन करो, उसे जल्दी हॉस्पिटल आने को कहो, वहां उसकी जरूरत होगी। अभय की बात सुन रेहान खुद को शांत करते हुए हाँ में सिर हिलाते हुए अपना पॉकेट टटोलता है। उसे अपना फोन न मिलता देख अभय उसे अपना फोन पास करता है। रेहान 2-3 बार ट्राई करता है। रुद्र का नंबर नॉट रीचेबल आ रहा था। भाई का फोन नहीं लग रहा है। अब रुद्र को फोन न लगते देख रेहान वापस से कुछ घबरा गया। अभय उसे शांत करते हुए कहता है, शांत हो जाओ रेहान, तुम अमन को कॉल करो। हॉस्पिटल हम बस पहुंच गए हैं। रेहान हाँ में सिर हिलाते हुए अमन का नंबर डायल करता है। फुल रिंग पर भी जब अमन फोन नहीं उठता है तो रेहान फोन साइड में रख देता है। अब तक कार हॉस्पिटल के आगे रुक चुकी थी। रेहान और अभय अन्या को लेकर अंदर भागते हैं। अभय ने पहले ही हॉस्पिटल में इन्फॉर्म कर दिया था, इसलिए बिना किसी देरी के अन्या को सब इमरजेंसी रूम में ले जाया गया। इस वक्त रेहान हद से ज्यादा घबराया हुआ था। अभय उसे हौसला देता है। अब तक दिग्विजय जी और तविश भी हॉस्पिटल पहुंच गए थे। सब अन्या की हालत जाने के लिए बेकरार थे, पर जब तक डॉक्टर उससे चेक कर बाहर नहीं आ जाते कोई कुछ नहीं कह सकता था। एक एक पल काटना मुश्किल हो गया था। अन्या की फिक्र के चलते अब किसको रुद्र को इन्फॉर्म करने का सूद ही नहीं रहा। 15 मिनट के बाद डॉक्टर अन्या को चेक कर बाहर आते हैं। सब उनके पास आते हैं। डॉक्टर काफी गंभीर स्वर में कहता है, पेशेंट की हालत अभी ठीक नहीं है, लंग्स में पानी चला गया जिससे हम उनके अंदर से निकलने होगा। सिर पर भी काफी गहरी चोट लगी है, पर बारिश में भीगने की वजह से उसके नर्व्स डैमेज नहीं हुए। कुछ टेस्ट अभी बाकी है, उसके बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। डॉक्टर नर्स के हाथ में डॉक्यूमेंट्स की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, इस फॉर्म पर साइन करवा दे ताकि हम आगे का प्रोसेस शुरू कर सके। वैसे इनके पति उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर का रुद्र के बारे में पूछने पर सब एक दूसरे को देखते हैं। अभय जल्दी से अपना फोन निकलकर कहता है, हम अभी बुलाते हैं उसे। अभय तुरंत कुछ साइड में होकर रुद्र को कॉल करता है, लेकिन अब भी उसका फोन नॉट रीचेबल था। अभय ने जियान को भी कॉल किया, लेकिन उसका भी फोन नहीं लग रहा था, जिससे वो काफी परेशान हो गया। दिग्विजय जी उसकी परेशानी भांपकर उसके पास आकर कहते हैं, क्या हुआ? अभय कहता है, दादाजी रुद्र का फोन नहीं लग रहा है। दिग्विजय जी भी ये सुन परेशान स्वर में कहते हैं, ये लड़का भी, एक काम करो जियान को। अभय उनकी बात पूरी करने से पहले ही सिर हिलाते हुए कहता है, मैंने उसे भी ट्राई किया पर। दिग्विजय जी ये सुन अपना फोन निकल अमन का नंबर डायल करते हैं। अमन जो कि ऑफिस में काफी बिजी था, दिग्विजय जी कॉल देख आचार्य हो जाता है। वो जल्दी से अपने सारे काम छोड़कर जल्दी से फोन उठाकर कहता है, हेलो। अमन की आवाज सुन दिग्विजय जी सीधे लहजे में कहते हैं, रुद्र कहाँ है, फोन दो उसे। दिग्विजय जी की आवाज में इस वक्त सख्ती थी कि अमन उनकी बात सुन एक पल के लिए जवाब देना हो भूल गया, लेकिन जल्दी खुद को संभाल कहता है, वो दादाजी, बॉस तो सिटी से बाहर गए हैं। वो आश्रम की जमीन जो फाइनल की थी उसे सिलसिले में उनका फोन भी वहां काम नहीं करेगा। कोई बात है क्या? अमन की बात सुन दिग्विजय जी और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो अमन आदेश देते हुए कहते हैं, अभी के अभी किसको रुद्र को यहाँ लाने के लिए भेजो, उससे बोलना कि दादाजी ने तुरंत उससे वापस बुलाया है। इतना बोल दिग्विजय जी में कॉल काट कर दिया। अभय परेशान स्वर में कहता है, तो अब क्या करे दादाजी, अगर रुद्र का इंतजार करेंगे तो कहीं देर
दिग्विजय जी उसकी बात बीच में काट कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर जल्दी से डॉक्टर की तरफ वो अपने कदम बढ़ाते हैं। अभय भी उनके पीछे होता है। दिग्विजय जी डॉक्टर से गंभीर स्वर में कहते हैं, डॉक्टर आपको जो ट्रीटमेंट करना है वो शुरू करे, फॉर्म हम साइन कर देते हैं। डॉक्टर उन्हें देख असमंजस में कहता है, आप क्या रिश्ता है पेशेंट से? दिग्विजय जी कहते हैं, मैं उसका दादा हूँ। डॉक्टर नरमी से कहते हैं, माफ करिएगा मिस्टर चौहान, लेकिन फॉर्म पर पेशेंट के पति या उनके पिता वो ही साइन कर सकते हैं। अगर उनके पति नहीं आ सकते तो आप उनके पिता को बुला दे। डॉक्टर का ये कहना सबको परेशानी में डाल देगा। अब अन्या के पिता इतनी जल्दी यहाँ कैसे ला सकते हैं, और रुद्र वो कब आएगा किसको कोई खबर नहीं। तभी डॉक्टर फिर से कहते हैं, देखिए हमें जल्दी करना होगा, आप पेशेंट के पिता को ही बुला दे। क्या वो यहाँ? डॉक्टर इतना ही कह पाते हैं कि सबके कानों में एक आवाज पड़ती है, मैं हूँ पेशेंट का पिता। उस आवाज सुन सबकी नजर सामने की ओर जाती है, जहां आकाश जी तेज कदमों से चलकर वहां आ रहे थे। उनके चेहरे पर अन्या के लिए फिक्र और घबराहट साफ दिख रही थी। जब ये सब हुआ तब आकाश जी घर पर ही थे। घर में शोर सुन वो अपने कमरे से बाहर आते हैं, तभी उनकी नज़र रेहान के गोद में बेहोश अन्या पर पड़ती है। वो कुछ समझ पाते या रिएक्ट कर पाते उससे पहले सब अन्या को लेकर वहां से चले गए थे। आकाश जी को एक नौकर से पूछने पर उनको सारी बात पता चलती है। अन्या की हालत देख आकाश जी खुद को रोक नहीं पाते हैं और सीधा हॉस्पिटल चले आते हैं। आकाश जी नर्स से फॉर्म लेकर तुरंत साइन कर देते हैं। सबकी नजरें इस वक्त आकाश जी पर ही टिकी थी। आकाश जी के ये मूव से सब शौक थे। जो इंसान खुद के बच्चों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, न किसी रिश्ते पर अब यकीन रखता है, वो आज खुद सामने से अन्या जो कि उनके लिए एक अनजान थी उससे अपनी बेटी मान रहे थे, उससे एक प्यारा सा रिश्ता जोड़ रहे थे। ये सबके लिए हैरत की बात थी। आकाश जी किसी की नज़रों की परवाह किए बिना फॉर्म साइन कर डॉक्टर से फिक्र से कहते हैं, डॉक्टर मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए, आप जल्द से जल्द उसका ट्रीटमेंट शुरू करें। डॉक्टर उनकी आंखों में अन्या के लिए परवाह देख उनके कंधे पर विश्वास से हाथ रख कहते हैं, रिलैक्स, वी विल डू आवर बेस्ट। इतना बोल वो नर्स को कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शन देकर वापस से अन्या के कमरे में चले जाते हैं। आकाश जी वही दीवार के पास खड़े हो जाते हैं, उनके आंखों में भी कुछ नमी थी। दिग्विजय जी आकाश जी के कंधे पर एक विश्वास के साथ हाथ रख उन्हें सब ठीक होगा ऐसा हौसला देते हैं। रेहान, अभय, तवीश, दिग्विजय जी और आकाश जी सब अन्या के लिए बस मन ही मन दुआ कर रहे थे। अभय अब भी रुद्र का फोन ट्राई करता, लेकिन अभी भी नंबर नॉट रीचेबल आ रहा था। रेहान के आंखों में आंसू थे। वो आज से पहले कभी उतना नहीं घबराया, शायद इसलिए क्योंकि अन्या से उसका एक अलग रिश्ता था। जो प्यार, ममता, लाड उसे बचपन से नहीं मिला, वो अन्या के आने पर मिला। उससे हर पल ये एहसास होता था कि कोई है उसके साथ, जो बिना कहे उसका दुख समझ जाएगा और बिना कुछ कहे अपना ममता भरा हाथ उसके सिर पर रखे देगी। वो अन्या को खोना नहीं चाहता था। अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं रेहान खुद की किस्मत को ही दोष ठहरा लेगा। आखिर उसकी ही किस्मत में माँ की ममता और प्यार नहीं था। सब बेसब्री से अब डॉक्टर का इंतजार कर रहे थे। 1 से 1.5 घंटे के बाद डॉक्टर अपने चेहरे पर परेशानी के भाव लिए बाहर आते हैं। उनका चेहरा ही सबको घबरा देता है। रेहान भागकर डॉक्टर के पास आकर कहता है, डॉक्टर मेरी भाभी कैसी है? वो ठीक है। डॉक्टर उसकी घबराहट देख उससे शांत करते हुए कहते हैं, रिलैक्स, शी इज़ फाइन फॉर नाउ बट। अन्या ठीक है। ये जान सब राहत की सांस लेते ही कि उनका बट कहना और साथ ही परेशानी के भाव चेहरे पर दिखने सब वापस टेंशन में आ जाते हैं। दिग्विजय जी जल्दी से डॉक्टर से पूछते हैं, डॉक्टर बट क्या? उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर उनकी बात सुन कुछ संकुच रहे थे। अभय भी बीच में कहता है, एनीथिंग रॉन्ग डॉक्टर, जल्दी बताए क्या हुआ है? डॉक्टर सबके घबराए हुआ चेहरा देख एक गहरी सांस लेकर कहते हैं, देखिए हमसे जितना बन पाया हमने पूरी कोशिश की, लेकिन दवा और ट्रीटमेंट से ज़्यादा जरूरी पेशेंट की विल पावर है, जो इस वक्त पेशेंट के अंदर बिल्कुल नहीं है। वो हमारे ट्रीटमेंट का जैसे रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही हैं। उन्हें काफ़ी हाई फीवर होने की वजह से अब ज़्यादा मेडिसिन के डोज भी नहीं दे सकते। ये पेशेंट की जान पर भी खतरा हो सकता है। अगर पेशेंट को लास्ट 15 से 18 घंटे में होश नहीं आता, देन बोल। डॉक्टर रुक सबके चेहरे देखने लगते हैं, जो उनकी बात सुन सफ़ेद पड़ चुके थे। तभी रेहान घबराते हुए कहता है, देन व्हाट डॉक्टर? डॉक्टर कहता है, देन इट विल वेरी डेंजरस, हर सर्वाइविंग चांस विल बिकम वेरी लो। ये सुन रेहान दम से चेयर पर गिर गया। उसे अब ये डर अंदर ही अंदर खा रहा था। एपिसोड 23, इमोशनल मैसेज फॉर रूडर। डॉक्टर अपनी बात कहकर सबकी आंखों में दर्द छोड़ वहां से चले गए। किसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब क्या करे, सिवाय इंतजार के कुछ नहीं कर सकते थे।
ये लड़ाई अन्या की थी जिससे उससे खुद लड़नी थी, लेकिन शायद वो लड़ना नहीं चाहती थी, शायद उसकी जीने की इच्छा ही मर गई। सब अब बस भगवान से अन्या के ठीक होने की दुआ मांग रहे थे। बीते वक्त के साथ सबके अंदर का डर बढ़ते जा रहा था। रेहान तो बेसुध सा बैठा था, कविश और अभय उसको संभाल रहे थे। आकाश जी आज अन्या की जिंदगी की भीख मंगाने 25 साल बाद मंदिर की चौखट पर पहुंच गए थे। कौशल्या जी के जाने के बाद आकाश जी को अब किसी चीज की चाह ही नहीं रही और साथ ही भगवान से बैर कर बैठे थे, लेकिन आज सिर्फ अन्या के लिए वो फिर से भगवान के आगे हाथ जोड़ सिर झुकाकर खड़े थे। अब तक रुद्र से ना बात हुई ना वो हॉस्पिटल आया। अमन ने अपने आदमी भी भेजे रुद्र को इन्फॉर्म करने के लिए, पर जब तक वो वहां पहुंचा रुद्र वहां से निकल चुका था। कहा किसी को खबर नहीं थी। सब अन्या के रूम के बाहर उसके होश में आने का इंतजार कर रहे थे। किसी को इस वक्त किसी चीज का होश नहीं था, ना भूख ना प्यास और ना ही थकान। शौर्य भी अन्या के बारे में सुन सब कुछ छोड़ वहां आ गया था। वो भी बेसब्री से अन्या के होश में आने का इंतजार कर रहा था। बैठे बैठे दिग्विजय जी की हालत खराब होते देख सब ने उन्हें घर जाने को कहा, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। इसलिए अभय ने दिग्विजय जी को हॉस्पिटल के ही रेस्टिंग रूम में रहने की सलाह दी और वो वहां चले गए। कुछ घंटे बहुत क्रिटिकल के थे। सबकी नजरें अन्या के कमरे के दरवाजे पर चली जाती। बस कोई एक छोटी सी शीशे की खिड़की से अन्या को देख रहे थे। वही दूसरी तरफ आधी रात के करीब रूथ घर आता है। वो कार से निकल बिना कुछ कहे सीधा घर के अंदर चला जाता है। रूथ जैसे ही हॉल में आता है, इतनी शांति देख उसे अजीब सा महसूस होता है। तभी उसकी नज़र सोफे पर सो रहे अमन पर पड़ती है। अमन रुद्र का इंतजार करते करते बैठे बैठे सो गया था। रुद्र के जूतों की तेज आहट से अमन की नींद टूट जाती है। वो रुद्र की आहट अच्छे से जानता था, इसलिए जल्दी से मुड़कर अपने सामने देखता है तो रुद्र उसे ही घूर रहा था। अमन जल्दी से खड़ा होकर हड़बड़ाहट में कहता है, गुड मॉर्निंग सर, आई मीन गुड नाइट सर। सर मेरा मतलब है कि वो। अमन के ऐसे उटपटांग हरकत देख रुद्र उसे घूरता हुए पूछता है, तुम मुझे ये बोलने तो आधी रात को तो यहाँ नहीं आए होगे। इतना बोल रुद्र अपने कदम ऊपर जाने के लिए जैसे ही बढ़ता है कि अमन खुद की बात को सही करते हुए कहता है, यस मैं ये बोलने नहीं आया, वो तो मैं आपका वेट कर रहा था। मुझे पता चला कि आप घर आ रहे हैं तो मैं यही आ गया आपको ये बताने कि मैडम की हालत बहुत सीरियस है और दादाजी ने आपको फौरन हॉस्पिटल बुलाया है। ये सुन रुद्र के बढ़ते कदम जैसे हवा में ही रुक गए। उसका दिल जो सुबह से बेचैन था अन्या के बारे में सुन थम सा गया। वो अपनी आईब्रो सिकुड़ते हुए कहता है, क्या कह रहे हो? अमन रुद्र सारी बात बताते हुए कहता है, सर मैडम आज सुबह सबको छत पर बेहोश सी मिली और डॉक्टर ने सारे ट्रीटमेंट कर लिए, लेकिन उन्हें अब तक होश नहीं आया। डॉक्टर का कहना है कि अगर अगले कुछ घंटों में होश नहीं आता तो मैडम की जान खतरे में पड़ जाएगी। दादाजी सुबह से आपको ढूंढ रहे हैं, ना आपका फोन लग रहा था ना कोई खबर मिली। दादाजी ने मुझे ऑर्डर दिया जैसे ही आप मिले आपको तुरंत हॉस्पिटल। अमन रुद्र को सारी बात बताकर उसके जवाब का इंतजार कर रहा था, लेकिन रुद्र था जो कहीं गुम ही हो गया था। अब भी उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं देख रहे थे। तभी अमन रुद्र के जवाब का इंतजार करते हुए कहता है, सर मैं गाड़ी निकालूं हॉस्पिटल चलने के लिए? रुद्र अपने कड़क अंदाज में कहता है, नहीं। उद्धरण चिन्ह। रुद्र के ये कहने से अमन सोच में पड़ जाता है कि कहीं उसके कान बज रहे, कहीं वो नहीं सुन रहा है। इसलिए वो एक बार अपनी गलत फैमिली को दूर करने फिर कहता है, क्या सर मैंने कुछ गलत सुन लिया? आप हाँ कह रहे हैं और मैंने नहीं सुनना। उसका इतना कहना रुद्र गुस्से से भरी निगाहें उस पर डालते हुए कहता है, नहीं का मतलब नहीं ही होता है, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल रुद्र ऊपर की तरफ बढ़ा जाता है। अमन तो अपना मुंह खोल बस रुद्र को देखते ही रह जाता है। वो मन में सोचता है कि आखिर उसका बॉस कैसा इंसान है। माना कि दिल नहीं है उनके पास, लेकिन अपनी खुद की बीवी को वहां हॉस्पिटल में ऐसे हालत में छोड़कर वो एक बार उससे मिलने तक नहीं जाना चाहता। आखिर ऐसा कौन करता है? उनका पूरा परिवार मैडम के लिए परेशान है, पर उसके बॉस को तो जैसे फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसा बेदिल इंसान उससे आज तक नहीं देखा। ऐसी ही सोच में अमन घूम था कि उसके कानों में रुद्र की आवाज पड़ी, अमन मैं वापस आ गया हूँ। ये बात अभी किसको नहीं पता चलनी चाहिए, किसी को भी नहीं, मतलब किसको भी नहीं, वरना अंजाम। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल रुद्र अपने कमरे की ओर चला जाता है। अमन तो बस रुद्र को ताकते रह जाता। उससे अपने बॉस के इस बेदिली पर आज पहली बार काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। वही रुद्र अपने कमरे में सोफे पर टिक अपनी आंखें बंद कर बैठा था। उसके जहन में अब भी कल की बातें घूम रही थी। वो जानता था कि अन्या की ऐसी हालत का जिम्मेदार वो खुद ही है। वो कुछ सोच जैसे ही अपना फोन निकलता है तो काफी सारे कॉल्स और मैसेजेस देख वो जरा सा भी हैरान नहीं होता। उसकी हिम्मत नहीं थी वो किसको कॉल बैक कर सके। उसकी नज़र एक वॉइस मैसेज पर है जो रेहान ने ही उसे भेजा था। रुद्र उसे प्ले करता है। भाई कहाँ हो आप?
जल्दी आ जाओ, भाई भाभी को अभी आपकी जरूरत है। देखो ना कितने देर से सो रही है, अब तक नहीं उठ रही है। आप एक बार उन्हें बोलना, वो आपकी बात नहीं टलेगी। प्लीज भाई आ जाओ ना, मुझसे भाभी की ये हालत देखी नहीं जा रही है। अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। मैंने कभी माँ को नहीं देखा भाई, न उसका ममता भरा स्पर्श महसूस किया था, पर भाभी के आने से वो कमी भी पूरी हो गई थी। लेकिन आज फिर से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सब मुझसे छीन रहा है। भाई बहुत डर लग रहा है, आप जहाँ भी आ जाओ। आई प्रॉमिस उसके बाद मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा। मैं ऑफिस भी ज्वाइन करूंगा, मैं डेली मेहनत करूंगा, लेकिन बस आप आ जाओ, भाभी को फिर से ठीक कर दो प्लीज भाई, प्लीज। इतना बोलते बोलते रेहान का गला रूंध गया। रुद्र रेहान भी बात सुन सुन पड़ गया। आज से पहले ही शायद उसने रेहान को ऐसे कमजोर पड़ते देखा था। आकाश जी की कितनी ही कड़वी बातें भी रेहान को ऐसे तोड़ नहीं पाई जितना आज अन्या की ऐसी हालत ने कर दिया। आज तक रेहान सिर्फ रुद्र के लिए इमोशनल था, लेकिन अन्या के लिए वो रुद्र से भी ज्यादा इमोशनल हो चुका था। उसने कभी रुद्र को भी इससे भी बुरी हालत में देख भी इतना नहीं टूटा जैसा आज उसने अन्या के लिए टूट गया। रुद्र सोफे पर बैठा बैठा अपने सोच में ही गुम हो गया। अपने दिल और दिमाग से इस वक्त वो जंग कर रहा था, अपने जज्बातों से लड़ रहा था। वही दूसरी तरफ रेहान अन्या के रूम में उसका हाथ पकड़ बैठा था कि तभी एक नर्स आती है और रेहान को देख कहती है, देखिए आप बाहर जाए, मुझे कुछ ड्रिप लगनी है पेशेंट को और जरूरी टेस्ट भी करनी है, आप बाहर वेट करें। उद्धरण चिन्ह। नर्स के ऐसे बोलने पर रेहान एक नजर अन्या को देखा में सिर हिलाते हुए कहता है, भाभी की हालत अब ठीक है, इनको होश कब तक आएगा। नर्स उसका परेशान सा भरा चेहरा देख नरमी से कहती है, देखिए मैं अभी कुछ नहीं बता सकती, आप डॉक्टर से बात कर ले। रेहान उसकी बात सुन बिना कुछ कहे वहां से चुपचाप चला जाता है। नर्स जल्दी से कर्टन लगती है और अन्या के रूम का एक बैक डोर खोलकर सामने खड़े इंसान को देख काफी अदब से कहती है, सर कोई नहीं है, अब आप अंदर जा सकते हैं। वो आदमी अपने चेहरे पर बिना कोई भाव लिए बस चुपचाप अन्या के कमरे के अंदर चला जाता है। नर्स भी वहां से उस डोर को बंद कर बाहर वेट करने लगती है। वो आदमी धीरे कदमों से चल अन्या के बेड के पास आता है। एपिसोड 24 रुद्र कम्स टू मीट अन्या। एक आदमी अन्या के कमरे में चुपचाप एंटर करता है। वो शांत सा अन्या के बेड के पास चलकर जाता है और वहां जाकर खड़ा हो जाता है। अन्या का मुरझाया हुआ चेहरा देख उसका का दिल मानो अंदर से टूट रहा था। अन्या चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, साथ ही हाथों में ड्रिप के साथ दो और माथे, हाथों और उंगलियों पर पट्टी बंधी थी। वो आदमी शांत सा बस अन्या के चेहरे को देख रहा था। ये और कोई नहीं रुद्र था। उसने लाख अपने दिल से भागवत करनी चाहिए, लेकिन अंत में वो हार गया। उसका दिल कब से अन्या को देखने के लिए बेकरार था। अपने जज्बातों से लड़ते लड़ते अब शायद रुद्र थक चुका था। वो धीरे से अन्या के पास बैठ काफी जेंटली उसका हाथ अपने हाथों में लेता है। रुद्र अन्या के हाथ को प्यार से अपने गालों से छूता हुआ अपनी आंखें बंद कर लेता है और देखते ही देखते उसका दिल भर आता है। रुद्र को पता भी नहीं चलता। 25 सालों में आंसुओं ने इजाजत नहीं दी रुद्र को अपना दर्द बयान करने की, पर आज सिर्फ अन्या के लिए अपने जज्बात जाहिर करने के लिए बाहर आ गए। रुद्र अब भी खामोश सा बस अन्या को ही देख रहा था। वो जानता था उसकी वजह से आज अन्या इस हाल में है। उसने ही उसे इतना तोड़ दिया कि अन्या अपनी जिंदगी से लड़ना नहीं चाहती, लेकिन रुद्र ने वो सारे कड़वे शब्द भले ही अन्या को कहे पर चोट खुद के दिल को देने के लिए, ताकि जो दिल अब अन्या के आने से कहीं न कहीं धड़कने लगा है वो वापस से पत्थर बन जाए। वो नहीं चाहता था कि उसके जिंदगी में अब कोई भी शामिल हो, लेकिन न चाहते हुए भी अन्या हो चुकी थी। उसके होने न होने से अब रुद्र को फर्क पड़ता था। उसकी खुशबू अपने कमरे में होने से अब रुद्र को सुकून की नींद आती थी। रात को अन्या धड़कन का शोर रुद्र के लिए रात राग की तरह था। उसका वो मासूम चेहरा देख रुद्र की दिन भर की थकान पल में कहीं जैसे गायब हो जाती थी। रुद्र ने कभी अपने जज्बातों को समझना नहीं चाहा, लेकिन अब वही जज्बात उसे अन्या की तरफ खींच रहे थे और अतीत के कुछ अनकहे पन्नों का दर्द रुद्र को इस कदर सख्त बना दिया है कि वो ना चाहते हुए भी अन्या को हर्ट कर देता है। रुद्र अब भी खामोश सा उसे देखता रहा, फिर अन्या के सिर की तरफ झुक प्यार से उसके सिर को सहलाते हुए काफी दर्द भरे आवाज में कहता है, उठ जाओ वाइफी, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता, उठ जाओ। इतना बोल रुद्र आगे बढ़ अन्या के माथे को चूम लेता है। उसके स्पर्श से अन्या के पूरे शरीर में एक करंट सा दौड़ गया। जैसे ही रुद्र उठने होता, अन्या अपने उंगलियां हिलाते हुए जो कि रुद्र के हाथ में थी, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। रुद्र जो जाने ही वाला था, अन्या में हलचल देख वापस से उसकी तरफ पलटा। अन्या को अपनी आंखें खोलता देख रुद्र के दिल में खुशी की लहर दौड़ जाती है। वो वापस से उसके पास झुककर उससे कुछ कहने ही वाला होता है कि अन्या एक दो बार पलके झपका कर वापस से अपनी आंखें बंद कर लेती है।
ये देख रुद्र उसका गाल थपथपाते हुए उसे पुकारता है, वाइफी उठो, एक बार और आंखें खोल दो ना, मेरे लिए प्लीज। इतना बोल वो एक बार फिर अन्या के माथे को चूम लेता है। अब तक नस आ चुकी थी और रुद्र की बातें सुन कहती है, सर आपको अब जाना होगा, मुझे डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है इनके चेकअप के लिए। नस के इतना बोलते रुद्र एक गुस्से वाली नजरें उससे पेट डालता हुआ कहता है, तो डॉक्टर को बुलाओ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। नस घबराते हुए कहती है, सर आप ही ने कहा था आपके यहाँ होने का किसको पता नहीं चलाना चाहिए, अगर मैंने डॉक्टर को बुलाया तो सबको पता चल जाएगा। नस के ये कहने पर रुद्र को रियलाइज होता है अब वो अपने जज्बातों में बह रहा, इसलिए वो जल्दी से खुद को काबू कर अन्या के माथे को प्यार से सहलाकर वहां से निकल जाता है। नस तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करती है। डॉक्टर भागते हुए अन्या के कमरे में आते हैं, जिससे देख बाहर बैठे शौर्य, रेहान, तविश, अभय सब घबरा जाते हैं। वो अब बस डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार करने लगते हैं। डॉक्टर 10-15 मिनट अन्या को चेक कर नस को कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हुए बाहर आते हैं। सब डॉक्टर को बाहर आता देख उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहते हैं, डोंट वरी, शी इज एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन फीवर के विलनेस के कारण फिलहाल कमजोरी रहेगी, इसलिए दवा देकर उन्हें सुला दिया, कल सुबह तक वो होश में आ जाएगी, तब आप सब उन्हें मिल सकते हैं। डॉक्टर का ये कहना सबके चेहरे पर राहत की लकीर दिखने लगी। रेहान तो इतना खुश हो गया कि उसने डॉक्टर को हक करते हुए कहा, थैंक यू डॉक, थैंक यू सो मच। डॉक्टर उसके इस जेस्चर पर मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। तविश दिग्विजय जी को इन्फॉर्म करने वहां से चला गया। अभय एक ठंडी सांस भरते हुए कहता है, पता नहीं ये रुद्र कहाँ है। इतने मैसेजेस और कॉल्स किए लेकिन किसका भी आंसर नहीं दिया। उसे इस वक्त अपने सारे काम छोड़ यहाँ होना चाहिए था। उद्धरण चिन्ह। शौर्य अभय के कंधे पर हाथ उससे शांत रहने का कहता है, शांत अभय, आई एम श्योर भाभी की हालत के बारे में जैसे ही रुद्र को पता चलेगा वो सबसे पहले यही आएगा। उद्धरण चिन्ह। तभी अभय कहता है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा रहा है अपने अतीत से रुद्र भाभी को जोड़ उन्हें खुद से अलग करना चाहता है। उसने तो अभी तक भाभी को सबके सामने अपनी पत्नी तक नहीं माना। उद्धरण चिन्ह। शौर्य अभय की बात सुन घेरी सांस लेते हुए कहता है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि भले ही उसने सबके सामने नहीं कबूला, पर अपने दिल में भाभी को अपनी पत्नी कबूल कर चुका और बहुत जल्द सबके सामने भी करेगा। फिर एक रहस्य अंजदज में कहता है, लेकिन शायद उसके लिए हमें उंगली जरा टेढ़ी करनी होगी। ये सुन अभय असमंज में शौर्य को देखता है तो शौर्य एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ उससे देखता है। फिर अपने पेट पर हाथ रख भोली सूरत बनाते हुए कहता है, चल भाई कुछ खाते हैं, बहुत भूख लगी है, उसके बाद बाकी सब सोचेंगे। सब लोग कैंटीन में खाना खाने चले गए। वही रुद्र अपनी कार के बाहर खड़ा कब से काले आसमान को देख रहा था। उसे अन्या को चेहरा याद आ रहा था। रुद्र को अपने जज्बात जाहिर करने बिल्कुल नहीं आते, इसलिए उससे समझ नहीं आ रहा था कि जो वो फील कर रहा है अन्या के लिए वो क्या है। तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है, जिसे देख रुद्र कुछ राहत की सांस लेता है। अन्या बिल्कुल ठीक है, ये जान के उसके दिल को इतना सुकून मिल रहा था वो बता नहीं सकता था। आज रुद्र ने अपने जज्बातों में बहकर अन्या को अपनी वाइफ पुकारा था, जिसका आज रुद्र को कोई गिला नहीं था। उसने मन ही मन अन्या को तब से अपनी बीवी माना था जब से उसने उसके मांग में वो सिंदूर भरा था, लेकिन आज उसने खुद से कबूला था। अब अन्या और दुनिया के सामने कबूलना बाकी था। रुद्र वैसे ही हॉस्पिटल के बाहर खड़ा रहा। उसकी नज़र अन्या की रूम की खिड़की पर थी। वो अंदर जाना तो चाहता था लेकिन कुछ सोच रुक गया और बस ऐसे ही सुबह हो गई। अन्या के चेहरे पर रोशनी की किरण गिरने से उसकी पलकें हिलने लगी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। पहले तो उसे सब धुंधला दिख रहा था, जिसके कारण वो बार बार अपनी पलकें झपका रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो है कहाँ। सीलिंग और अपने आसपास की चीजों को देख रही थी। डॉक्टर अन्या को चेक कर मुस्कुराते हुए देख कहते हैं, अब आप कैसा फील कर रही हैं? अन्या का डॉक्टर की आवाज़ सुन उनकी तरफ देखती है और अटकते हुए कहती है, ठीक ठीक फील कर रही हूँ डॉक्टर। डॉक्टर अन्या का जवाब सुन मुस्कुराते हुए कहता है, ये तो अच्छी बात है, वैसे आपकी फैमिली आपके लिए काफ़ी वरीड है। आप रेस्ट करें, मैं उन्हें अंदर भेजता हूँ। इतना बोल के डॉक्टर बाहर चले गए। रेहान सबसे पहले भागता हुआ अंदर आता है। जैसे ही अन्या को देखता है तो झट से उसे गले लग कहता है, कितना डरा दिया था आपने भाभी, मुझे लगा मैंने आपको खो दिया, प्लीज़ दोबारा ऐसा मत करना, मुझे छोड़कर मत जाना। अन्या रेहान को खुद के लिए इतना इमोशनल देख उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसे शांत करने के लिए कहती है, रेहान मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बेकार में डर गए थे। तभी अन्या की नज़र रेहान के पीछे खड़े तविश पर जाती है तो वो कुछ सोच रेहान का मूड लाइट करने के लिए आगे कहती है, अभी तो तविश की लैला की शादी में भी हम दोनों को नाचना है। अन्या की बात सुन रेहान मुस्कुरा देता है तो तविश मुंह बनते हुए कहता है,
क्या भाभी आप दोनों की सुई वही अटकी है अभी तक? उद्धरण चिन्ह। तविश के इतना बोलते ही अभय उसके कंधे पर हाथ रख गंभीर स्वर में कहता है, तविश ये लैला कौन है? अभय के इतना पूछने पर तविश की तो सिटी पिटी खुल हो जाती है। वो हड़बड़ते हुए कहता है, कोई नहीं भाई, वो तो रेहान और भाभी तो बस मेरा मजाक उड़ने के लिए हर वक्त ऐसे ही मुझे चिढ़ते हैं। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है सच्ची। अभय उसकी बात सुन शक भरी निगाहों से कहता है, सच्ची? तविश जबस्ती की मुस्कान के साथ कहता है, हाँ भाई सच्ची। तविश का ये हाल देख शौर्य, अन्या और रेहान तीनों मुंह दबाकर हंस रहे थे। तभी अन्या के सिर पर दिग्विजया जी अपना हाथ रख प्यार से कहते हैं, बेटा आपने तो डरा ही दिया था, अब आप कैसा फील कर रही हैं? अन्या दिग्विजय जी की तरफ मुड़ हल्की मुस्कुराते हुए कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ दादाजी, लेकिन आपके चेहरे को देख नहीं लग रहा है आप ठीक हैं। कितने थके हुए लग रहे हैं आप, कहीं मेरी चिंता में? दिग्विजय जी अन्या को कहता है, वो क्या है न बेटा, जब से आप आए हैं आपने ही मेरा इतना ख्याल रखा कि अब मुझे अपना ख्याल रखने की आदत नहीं रही। उनकी बात सुन अन्या भी मुस्कुरा देती है, तो रेहान मुंह बनते हुए कहता है, तो अपना ख्याल रखने के लिए अपने दादी डार्लिंग ले आओ ना देनू बाबा, अब मेरी एक अकेली भाभी कितनी को संभालेगी? रेहान की बात सुन दिग्विजय जी उससे घूरते हुए कहता है, अपनी भाभी की इतनी फिक्र है तो तुम क्यों नहीं ले आते अपने लिए बीवी? सबसे ज्यादा तो अन्या बेटा को तुम्हारा ख्याल रखना पड़ता है, मेरा नहीं। रेहान और दादाजी की ये खाती मीठी नोक-झोंक देख अन्या बस मुस्कुरा देती है, लेकिन उसकी नजरें वहां किसी को तलाश कर रही थी। वहां सब थे सिवाय रुद्र को। इनफैक्ट आकाश जी भी दरवाजे से खड़े होकर अन्या को देख रहे थे। उनके आंखों में भी अन्या के लिए फिक्र साफ दिख रही थी। अन्या जो कब से पूरे कमरे में रुद्र को न पाकर काफी मायूस हो गई थी, उसे कल रात की कुछ दुदली बातें याद आ रही थी। जब वो बेहोश थी तब उसे ऐसा लग रहा था कि रुद्र उसके पास है, उससे उठने के लिए बोल रहा है। उसे वाइफी कहकर पुकारा और अन्या के माथे को छुआ। अन्या ने जब कल अपनी आंखें खोली तो उससे रुद्र की दुदली सी परछाई ही दिखी, जिससे उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि जो उसने महसूस किया दिखा सुना वो सच था या उसका कोई सपना। लेकिन अब रुद्र को अपने पास न देख अन्या वो हकीकत सपना लगने लगा। अन्या की नजरें रुद्र को तलाश कर रही थी। ये बात दिग्विजय जी से चुप नहीं पाई। सब अन्या से मिलकर वहां से चले गए। अभय और रेहान हॉस्पिटल में रुके थे। दिग्विजय जी को पता चल चुका था कि रुद्र कल रात ही घर आ गया था, लेकिन वो अन्या से मिलने नहीं गया। ये बात दिग्विजय जी को जानकर काफी गुस्सा आ रहा था रुद्र पर। एपिसोड 25 दादाजी रिमाइंड्स रुद्रास रिस्पॉन्सिबिलिटी। चौहान मेंशन। रुद्र अपने कमरे में ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था, तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है जिससे पर रुद्र राहत की सांस लेता है, लेकिन तभी उसके कमरे का दरवाजा झटके से खुलता है। गुस्से से तिलमिलाते हुए दिग्विजय जी अंदर आते हैं। दादाजी को अपने कमरे में ऐसे देख रुद्र हैरान होकर कहता है, दादाजी आप यहाँ, कोई काम था? उद्धरण चिन्ह। दिग्विजय जी इस वक्त काफी गुस्से में थे, इसलिए वो रुद्र की बात का जवाब दिया अपनी चड्डी उठाकर एक जोर का उसके पैरों में मरते हुए कहते हैं, मत कहो दादा मुझे, तुम जैसा बेदिल इंसान मेरा पोता नहीं हो सकता और न कौशल्या का बेटा हो सकता है। लोग तुम्हें पत्थर दिल मानते थे, लेकिन आज तुमने साबित कर दी उनकी बात। वह तुम्हारी पत्नी जिंदगी और मौत से लड़ रही थी और तुम यहाँ सुकून की नींद ले रहे थे। मुझे तो यकीन नहीं होता कि मैंने तुम जैसा पत्थर दिल इंसान को पाला, इस काबिल बनाया कि वो हर मुकाम हासिल कर सके, लेकिन रिश्तों की कदर करना नहीं सीखा पाया। माना कि तुम अन्या को अपनी पत्नी नहीं मानते, जिसके लिए मैंने अब तक तुमसे कोई सवाल नहीं किया, लेकिन पत्नी के नाते ना सही इंसानियत के नाते तो उससे मिलने आना चाहिए था। रुद्र आज तुमने मुझे उस मासूम बच्ची से नजरें मिलने के काबिल नहीं रखा। रुद्र दिग्विजय जी की बात चुपचाप सिर झुकाए सुन रहा था। रुद्र को शांत देख दिग्विजय जी का गुस्सा और भड़क गया। वो आदेश देने के लहजे में कहते हैं, रुद्र तुम अन्या को पत्नी मानो या ना मानो, लेकिन सच्चाई यही कि वो तुमसे रिश्ता जोड़कर यहाँ आई है, जिस नाते वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसलिए अब से अगर उसे एक भी खरोच आई तो समझ जाना कि दिग्विजय राय चौहान रुद्र राय चौहान के लिए मर गया। दिग्विजय जी के आखिर शब्द सुन रुद्र हैरान परेशान नजरों से उन्हें देखना लगा। वो कुछ कह पता उससे पहले ही दिग्विजय जी अपनी बात कहकर जा चुके थे। रुद्र को समझ नहीं आ रहा था कि दादाजी ने अन्या के लिए उससे ऐसे कैसे मजबूर कर सकते हैं। अभी तो रुद्र अपनी ही फीलिंग्स में उलझा हुआ था कि अब दादाजी का एक अलग फरमान जारी हो गया। रुद्र काफी परेशान हो गया दिग्विजय जी की बात सुनकर। उसे उस छड़ी के मार से ज्यादा दिग्विजय जी की बातें चुभ रही थी। वो वही सोफे में बैठ अपने जज्बात और दिग्विजय जी के फरमान को सोचता रह गया। वही दूसरी तरफ रेहान अन्या का काफी ख्याल रख रहा था हॉस्पिटल में। सब दोपहर में वापस से सब अन्या से मिलने आए, लेकिन अब भी अन्या की नजरें किसी को तलाश कर रही थी।
शाम को डॉक्टर अन्या को चेक करने आए तो उसकी हालत काफ़ी बेटर थी। अन्या ने डॉक्टर से घर जाने की रिक्वेस्ट पर डॉक्टर डिक्लाइन कर दिया। शौर्य और रेहान ने सबको मना कर डॉक्टर से परमिशन लिया और साथ ही काफ़ी सारे प्रॉमिसेस भी किए कि वो सब मिलकर अन्या का ध्यान रखेंगे। अभय और रेहान हॉस्पिटल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर अन्या को घर ले जाते हैं। कार जैसे ही चौहान मेंशन इंटर करती है कि अन्या के अंदर वापस से वो डर। अन्या को लग रहा था कि रुद्र उससे काफ़ी गुस्सा होगा, इसलिए वो हॉस्पिटल नहीं आया, लेकिन साथ ही उसके जहन में अब तक कल रात की बातें चल रही थी। आखिर वो बात उसके सपने में हुई या हकीकत? अगर सपना था तो उससे रुद्र को ही क्यों देखा? अपने पापा को देखती जिससे वो इतनी करीब थी, आखिर रुद्र ही क्यों उसके दिल और दिमाग में हावी हुए जा रहा था? वो इसी उधेड़ बुन में थी कि उसके साइड का दरवाजा खुल। रेहान अपना हाथ आगे कर काफ़ी जेंटल वे में कहता है, भाभी अंदर चले। अन्या को अभी काफ़ी वीकनेस थी, इसलिए रेहान उससे सहारा देकर अंदर ले जा रहा था, लेकिन हॉल में आते ही रेहान का फ़ोन बजा। ये देख अन्या उससे आंखों में वो ठीक है और खुद से चलेगी का इशारा करते हुए जैसे एक कदम बढ़ाती है कि उसके आंखों के सामने जैसे अंधेरा छाने लगता है। वो गिरने को होती है कि कोई झट से उसका हाथ पकड़ उससे संभाल लेता है। ये और कोई नहीं, आकाश जी थे। अन्या उन्हें देखती है और वो काफ़ी प्यार से कहते हैं, अंदर चले। अन्या तो उन्हें देखते ही रह जाती है। आकाश जी संभाल कर अन्या को सोफे पर बैठे हैं। वहीं रेहान का ये सब देख उसकी आंखें नम सी हो गई। उसके डैड ने आज तक उससे नहीं ऐसे संभाल, लेकिन अन्या के प्रति वो प्यार देख उसके दिल को काफ़ी खुशी मिल रही थी। आकाश जी अन्या को बैठाकर एक नौकर को जूस देने का इशारे करते हैं। वो नौकर जल्दी से जूस का ग्लास लेकर आता है। आकाश जी खुद उस ग्लास को देते हुए अन्या से प्यार से कहते हैं, बेटा चलो अब जल्दी से इसे ख़त्म कर दो, कितनी कमज़ोर हो गई हो, इसलिए कोई लापरवाही नहीं चलेगी। अन्या तो उन्हें देखते ही रह जाती है। आखिर उसके इस घर में आए लगभग 2 महीनों के बाद आज पहली बार आकाश जी ने ऐसा कुछ किया। उससे इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उनका प्यार मिलता देख अन्या को आज अपने पापा की बहुत याद आ जाती है। अन्या के आंखों में कुछ नमी आ जाती है, जिसे देख आकाश जी घबराते हुए कहते हैं, बेटा आप ठीक हो? आपको कहीं दर्द हो रहा है? हम डॉक्टर को बुलाए? अन्या झट से नमे सिर हिलती है तो आकाश जी सवालिया नज़रों से उसे देखते हैं। तो अन्या जूस की ओर इशारा करते हुए मासूमियत से कहती है, मुझे ये नहीं पीना है। अन्या के ऐसे बच्चों वाली हरकत देख रेहान झट से ग्लास आकाश जी के हाथ से लेते हुए अन्या के बगल में बैठक से कहता, ऐसे कैसे नहीं पीना? आपको पीना होगा भाभी, आपने भी मुझे बहुत डांट डांट कर जूस पिलाया है प्रोटीन शेक की जगह। सोच रहा हूँ अब अपने सारा बदला निकालो। अन्या उसकी बात सुन मुंह बनते हुए कहती है, तुम मुझसे बदला होगे रेहान? रेहान कहता है, मौका भी आज ही मिला है भाभी, सो कम ऑन जल्दी जल्दी पियो। अन्या को जूस पिलाकर रेहान सबको एक प्राउड स्माइल देता है। दिग्विजय जी और रेहान की वो खाती मीठी लड़ाई, तविश को टीस, शौर्य की मज़ेदार बातें, वहाँ सब हंसी खुशी एक दूसरे की खुशियाँ बांट रहे थे। आज पहली बार उनकी हंसी ठिठोली की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। जिस घर में हर वक्त खामोशी हुआ करती थी, आज वो खुशियों की रौनक थी। रुद्र जो कुछ मिनट पहले ही घर पहुंचा था, उससे भी ये सब देख एक अलग ही खुशी हो रही थी। आखिर परिवार का आज असली मजा था ये। वो धीरे कदमों से अंदर आता है। उससे आने की आहट से अन्या की नज़रें खुद ब खुद सामने चली गई। उसने जैसे ही रुद्र को अपने सामने देखा, उसका दिल आंचन की धड़क उठा। रुद्र की भी नज़ारे अन्या से मिली। दोनों को एक साथ एक अलग ही एहसास हुआ, लेकिन अन्या को उस एहसासों के साथ रुद्र की पिछली रात की कही गई वो चुभे वाली बातें याद आ जाती है। उससे खुद में एहसास होता है कि जिस फीलिंग को वो जीना चाह रही थी, उस फीलिंग की रुद्र की जिंदगी में कोई कदर नहीं। इसलिए अन्या अपनी नज़रें उससे फेर लेती है, जिससे देख रुद्र के अंदर एक आह उठती है। रुद्र अपने कमरे में जाने को हुआ कि तभी दिग्विजय जी की नज़र उस पर पड़ती है। वो अपनी कारक आवाज़ में उससे रोकते हुए कहते हैं, रुद्र आप कहाँ जा रहे हैं? सबकी नज़र अब रुद्र पर पड़ती है। कोई कुछ कहता उससे पहले ही रुद्र ऊपर की ओर आंखों से इशारा करते कहता है, दादाजी अपने कमरे में। दिग्विजय जी अन्या की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, आप अन्या को भी अपने साथ ले जाए, वो भी थक गई होगी। दिग्विजय जी की बातों में एक कारकपन के साथ एक वार्निंग थी रुद्र को अपनी सुबह की बात याद दिलाने की। रुद्र बिना सवाल किए अन्या की ओर बढ़ जाता है। अन्या रुद्र के करीब आने से घबराते हुए कहती है, नहीं नहीं दादाजी, मैं यही ठीक हूँ, मैं बाद में चली जाऊंगी। दिग्विजय जी प्यार से समझते हुए कहते हैं, नहीं बेटा, आपको अब रेस्ट करने की जरूरत, देखिए हॉस्पिटल से आने के बाद आप यही बैठी हैं। अब तक रुद्र बिल्कुल अन्या के सामने खड़ा हो गया था, इसलिए अन्या एक और कोशिश करते हुए कहती है, नहीं दादाजी, मैं ठीक हूँ, मैं 10 मिनट बाद चली जाऊंगी, पक्का रेहान मुझे खुद छोड़ देगा। दिग्विजय जी अन्या पे कुछ शक्ति करते हुए कहते हैं, नहीं बेटा, अभी आप जिद न करो,
फिर रुद्र से कहते हैं, आप खड़े क्या है रुद्र, अपनी पत्नी को कमरे में ले जाए। दिग्विजय जी की बात सुन रुद्र झुककर अन्या को सीधा अपनी गोद में उठा लेता है। ऐसे रुद्र के अचानक गोद में उठने से अन्या उचक जाती है और ससा ही उसके हाथ सीधा रुद्र के गले में लिपट जाते हैं। रुद्र बिना कुछ कहे अन्या को अपने साथ ऊपर ले जाने लगता है। सब ये देख मन ही मन खुश हो रहे थे, आखिर दादाजी की सख्ती ही सही लेकिन रुद्र अपनी जिम्मेदारी तो निभा रहा है। अन्या रुद्र के जाने के बाद सब भी अपने कमरे में चले गए। ऊपर आते ही अन्या धीरे से अपनी नजरें झुकाए कहती है, यहाँ दादाजी नहीं है, आप मुझे छोड़ सक। अन्या के ये कहते ही रुद्र के कदम रुक जाते हैं। वो अपना सिर नीचे कर अन्या को देखता जो उसकी तरफ देख तक नहीं रही थी। अन्या की ये छोटी छोटी बातें अब रुद्र को तकलीफ दे रही थी, लेकिन वो अपना फीलिंग भी गुस्से जैसे लहजे में जाहिर करते हुए कहता है, अगर छोड़ना होता तो कब का छोड़ देता। लेकिन रुद्र राय चौहान एक बार किसका हाथ थाम लेता है तो उससे चुराना नामुमकिन है। इतना बोल रुद्र सीधा अपने कमरे में चला गया। रुद्र की ऐसी उलझी बातें सुन अन्या हैरान परेशान रुद्र को देखने लगी। आखिर रुद्र है क्या जो उसकी समझ से परे है, कभी कुछ तो कभी कुछ। एपिसोड 26 ये नास्टी किया। रुद्र अन्या को अपनी बाहों में लिए कमरे में आता है, लेकिन जैसे ही वो बैग की तरफ कदम बढ़ाता है अन्या उसे टोकते हुए कहती है, आप मुझे यही उतर दे, मुझे फ्रेश होना है। अन्या की बात सुन रुद्र अपनी नज़र एक बार फिर अन्या पर डालता है, लेकिन अन्या की नज़रें अब तक झुकी थी। रुद्र कुछ सोचकर अन्या को वैसे ही लिए वॉशरूम की ओर बढ़ जाता है। ये देख अन्या एक पल को शॉक जाती है, लेकिन रुद्र जब उसे वैसे ही लिए वॉशरूम में एंटर करता है तो हड़बड़ते हुए कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं, आप मुझे यही उतार दे, मैं मैनेज कर लूंगी। रुद्र अन्या को वॉश बेसिन के सामने उतारते हुए जेंटल वे में कहता है, तुम इस हाल में नहीं हो कि खुद मैनेज कर सको, मुझे यही रुकना होगा तुम्हारी हेल्प के लिए। ये सुन तो अन्या हैरत से रुद्र को देखने लगती है। वो मन में कहती है, ये इन्हें क्या हो गया, ये ऐसे बेशर्मों जैसी बातें क्यों कर रहे हैं, अब मैं इनके सामने कैसे फ्रेश हूँ। अन्या खुद की सोच में गुम हो जाती है। ये देख रुद्र समझ गया कि अन्या को उसके सामने फ्रेश होने में परेशानी है, लेकिन उसकी भी मजबूरी थी, वो अन्या को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता था। दादाजी ने जानबूझकर अन्या के लिए 24 आवर नर्स की अपॉइंट नहीं की, क्योंकि वो चाहते थे कि अन्या का ख्याल रुद्र रखे और इसी बीच रुद्र को अपनी जिम्मेदारी समझा जाए। रुद्र एक नज़र आसपास देकर पीछे पलट के कहता है, देखो तुम्हें जो करना है जल्दी करो, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है तुम पर बर्बाद करने को। रुद्र का ऐसा रूखा लहजा सुन अन्या को काफ़ी बुरा लगता है। उसे समझ नहीं आता कि अगर रुद्र का समय इतना ही कीमती है तो वो उसके पास रुककर क्यों बर्बाद कर रहा है। अन्या इस हाल में नहीं थी कि वो कुछ कह सके रुद्र को, इसलिए वो चुप रहती है। वही रुद्र के अंदर नरमी भी एक करक भाव से बाहर आ रही थी। उसे अपने जज्बात जाहिर करने बिल्कुल नहीं आता था। वो अन्या की फिक्र के लिए रुका था, लेकिन ये बार वो ठीक से अन्या को जाहिर नहीं कर पा रहा था। रुद्र को जब एहसास हुआ कि अब तक अन्या हिली नहीं है तो वो भी अपने वैसे ही लहजे में कहता है, अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो मैं खुद तुम्हारी हेल्प करने के लिए मुड़ जाऊंगा। रुद्र की ये बात सुन अन्या की आंखें फैल जाती हैं। वो जल्दी से कहती है, नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद मैनेज कर लूंगी। इतना बोल अन्या जल्दी से वॉश बेसिन टैप ऑन कर हाथ मुंह धोने लगती है। डॉक्टर ने अन्या को शावर लेने से मना किया था, इसलिए वो खुद को गीले टॉवल क्लीन करती है। शावर एरिया में जाकर बाथ कर्टन लगा देती है। रुद्र अब भी वॉशरूम में था, जिससे अन्या काफ़ी शाई फील कर रही थी, लेकिन वो मजबूर थी। अन्या ने अपने कपड़े उतार खुद को साफ कर लिया, पर जैसे ही उसकी नज़र शेल्फ पर जाती है तो उसे रियलाइज़ होता है कि वो अपनी नाइट ड्रेस नहीं लाए और टॉवल भी गीला था और सामने रुद्र खड़ा था। ये सब देख अन्या असमंज में पड़ जाती है। अब रुद्र से हेल्प लेने के अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो थोड़ा सा अपना सिर निकालकर रुद्र को कहती है, सुनिए। रुद्र अन्या की आवाज़ सुन जैसे ही पलटने वाला होता है, अन्या खुद को उस कर्टन से छुपाते हुए लगभग चिल्लाते हुए कहती है, नहीं नहीं नहीं, पीछे मत देखिए। अन्या के ऐसे कहने पर रुद्र कहता है, जब रोकना ही था तो भुलाया क्यों। अन्या अटकते हुए कहती है, जी हाँ नहीं वो मैं यहाँ मतलब। अन्या को ऐसे अटकते हुए सुन रुद्र कहता है, अगर तुम्हारा हाँ नहीं जी का राग खत्म हो गया तो आगे भी कहो या मैं तुम्हारे पास आ जाऊं। अन्या रुद्र की धमकी सुन जल्दी से कहती है, नहीं आप वही रहे, बस वो मेरी नाइट ड्रेस मुझे ला कर दे, जल्दी जल्दी मैं भूल गई। अन्या की बात सुन रुद्र बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। अन्या को तो आगे बताने का मौका तक नहीं दिया। रुद्र अन्या की क्लोसेट खोल बिना ज़्यादा ध्यान दिए वहां से एक नाइट ड्रेस उठाकर जल्दी से वॉशरूम में आता है और बिना अन्या को देखे उसे वो ड्रेस देते हुए कहता है, जल्दी करो, मेरे पास पूरी रात नहीं है। अन्या जब उस ड्रेस को देखती है तो शर्म से उसकी आंखें फैल जाती हैं। ये एक लाइट पिंक कलर की हॉट नाइटी थी।
जिसे देखने से अन्या को शर्म आ रही थी तो पहनना दूर की बात है। अन्या कुछ देर उस नाइटी को देखती है, फिर हिम्मत कर जैसे रुद्र से कुछ कहती है। रुद्र की फिर से आवाज आती है, जल्दी करो। रुद्र के फिर से कहने पर अन्या कुछ कह नहीं कह पाती और जल्दी से नाइटी पहन लेती है। उसे अब रुद्र के सामने जाने में शर्म आ रही थी। ये नाइटी रिवीलिंग थी। अन्या खुद को छुपाने की कोशिश करते हुए जैसे बाहर आने वाली थी कि उसके आंखों के सामने फिर अंधेरा छाने लगा। वो गिरने ही वाली कि रुद्र ने जल्दी से आगे बढ़ उसकी कमर थाम ली। अन्या ने भी डर से अपना चेहरा रुद्र के सीने से टिकाकर उसकी शर्ट को कसकर होल्ड कर लिया। कुछ पल दोनों ऐसे रहे, तभी रुद्र की नज़र अन्या की नाइटी पर जाती है जिसमें उसका परफेक्ट फिगर काफी हद तक विजिबल था। अन्या काफी खूबसूरत लग रही थी। रुद्र खुद को काबू करने की कोशिश करते हुए जल्दी से अन्या को अपनी गोद में उठा लेता है। अन्या अब तक अपना सिर रुद्र के सीने में छुपाया था, जिसका एहसास रुद्र की धड़कन तेज कर रहा था। रुद्र जल्दी से अन्या को बेड पर लेटा देता है। अन्या ने अभी भी आंखें बंद कर रखी थी और उसे कस के पकड़ रखा है। ये देख रुद्र उसके पास ही बैठ अपने दूसरे हाथ से अन्या के सिर पर हल्के से सहलाते हुए काफी नरमी से कहता है, क्या हुआ, तुम ठीक हो? रुद्र के कहने पर अन्या को होश आता है और वो जल्दी से उससे अलग होते हुए कहती है, हाँ। अन्या को अपनी हरकत और हालत दोनों पर शर्म आ रही थी, इसलिए वो जल्दी से रुद्र से मुंह फेर लेती है, पर रुद्र को अन्या की हरकत समझ नहीं आती है। उससे अन्या का ऐसे खुद से दूर जाना कुछ अच्छा नहीं लगा। अन्या जल्दी से खुद को ब्लैंकेट से अच्छे से कवर करती है। रुद्र जैसे ही वॉशरूम का दरवाजा खोल बाहर आता है, अन्या जल्दी से अपनी आंखें बंद कर सोने का नाटक करने लगती है। रुद्र ने इस वक्त शावर लिया था और सिर्फ लोअर पहना हुआ था। वो एक टॉवल से अपने बाल सुखाते हुए अपने दूसरे हाथ से फोन को चेक कर रहा था। अन्या धीरे से पहले अपनी एक आंख खोल जब सामने खड़े रुद्र को देखती है तो शर्म से अपनी आंखें झट से बंद कर लेती है, लेकिन वो जल्दी दोबारा अपनी दोनों आंखें खोल रुद्र को देखने लगती है। उसकी आंखें रुद्र प्रीफेक्ट एब्स पर फिसलने लगती है। वो इतना फिट और हैंडसम लग रहा था कि अन्या उसमें कहीं खोने हो लगती है। कुछ पल बाद रुद्र को जब किसी की आंखों की तपिश खुद पर महसूस होती है तो वो अन्या को देखता है जो झट से अपनी आंखें बंद कर वापस से सोने का नाटक कर रही थी। रुद्र एक पल अन्या शांत आवाज में कहता है, अगर तुम्हारा नाटक हो गया हो तो उठकर दवाई खा लो। अन्या झट से आंखें खोलती है। रुद्र उसे दवा देकर चुपचाप बेड के दूसरे साइड आ जाता है। जैसे ही बेड पर बैठने वाला होता है, अन्या ब्लैंकेट को कसकर पकड़ते हुए कहती है, आप यहाँ सोएंगे? रुद्र अन्या का सवाल सुन अपनी एक आईब्रो उचकते हुए कहता है, बेड मेरा है तो मैं यहाँ नहीं तो कहाँ सोगा। रुद्र के ऐसे कहने पर अन्या सामने पड़े सोफे को देखती है। रुद्र भी उसकी नज़रों को फॉलो करते हुए सोफे को देख कहता है, भूल जाओ, मैं वहाँ नहीं सोने वाला। अन्या जल्दी से कहती है, मैं सो जाऊंगी, आप यहाँ सो जाएं। अन्या जैसे उठने वाली होती है कि रुद्र बेड पर बैठ उसकी बाजू पकड़ उसे अपनी तरफ खींचता है, जिससे अन्या संभाल नहीं पाती और सीधा रुद्र के सीने पर गिर जाती है। दोनों की सांसें इस पल काफी तेज हो गई थी। दोनों को एक दूसरे के आलम में काफी सुकून मिल रहा था। रुद्र के हाथ जैसे ही अन्या को बाहों में जकड़ने को होते हैं कि अन्या झट से उसे अलग होकर माफी मांगते हुए कहती है, सॉरी मैं गिरना नहीं चाहती, वो आपने गिरना दिया। अन्या के ऐसे कहने पर रुद्र अपने दोनों आईब्रो उचकते हुए उससे देखता है, जिसकी वजह से अन्या को रियलाइज होता कि वो फ्लो में कुछ और ही बोल रही है। वो खुद को सुधारते हुए कहती है, मेरा मतलब है कि वो बस गिर गई, सॉरी मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। रुद्र उसकी बात को इग्नोर करता हुआ सीधे लफ्जों में कहता है, तुम्हारी बकवास खत्म हो गई है तो चुपचाप यहाँ सो जाओ। अन्या रुद्र की बात सुन मुंह बनते हुए दूसरी साइड लेट जाती है। रुद्र भी अपना पिलो सही करते हुए लेता ही है कि अन्या फिर बोल पड़ती है, आप ऐसे ही सोएंगे, कपड़े नहीं पहनेंगे? रुद्र अन्या का सवाल सुन खुद को देखता है। उसने अभी तक ऊपर कुछ नहीं पहना था। वो कहता है, क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? अन्या अनकंफर्टेबल होती है लेकिन बोलती नहीं और न में सिर हिलाते हुए चुपचाप लेट जाती है। वो अपने मन में अपनी किस्मत को कोसते हुए कहती है, कहाँ फंस गई अन्या तू, पहले ये बॉयज हॉस्टल, फिर एक इनके साथ रूम शेयर करना पड़ा, वो तो ठीक था, लेकिन अब बेड भी, वो भी इन्होंने आज आधे कपड़े पहने हैं। रोज तो 1000 थान के कपड़े पहनते थे और इतने अमीर हैं पर फिर भी बिना कपड़ों के सो रहे हैं। इनके अंदर सच में कोई शर्म वॉर्म नहीं है, एक लड़की के साथ, वो भी ऐसे। पहले भी तो सोए थे सोफे पर, आज इन्हें ये बेड बड़ा लग रहा है। अरे बेड पर ही सोना है तो मुझे तो सोफे पर जाने दे, पर नहीं, इन्हें तो आज ही सारे अच्छाई दिखानी है। माना बीवी हूँ लेकिन ये काफी अजीब है, कहीं ये रात को मेरे करीब आकर ऐसे वैसे। नहीं 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 अन्या, ये क्या सोच रही है? ये इतने भी बुरे नहीं है। माना गुस्से वाले हैं, अकारू है, पर ऐसे ना। अन्या ऐसे ही रुद्र के बारे में अपनी राय बना रही थी कि तभी रुद्र उसके करीब आ जाता है और अन्या के ऊपर आते हुए उसकी आंखों में देखने लगता है।
ये देख अन्या की आंखें फेल जाती हैं। वो अपनी आंखें काफी बड़ी करके रुद्र को देख रही थी। रुद्र अब भी बिना किसी भाव के उससे देखते हुए उसके करीब बढ़ने लगा। ये देख अन्या की सांसें ही अटकने लगी। वो न कुछ बोल पा रही थी न हिल पा रही थी, उसकी तो कैसे आवाज ही हलक पर अटक गई थी। रुद्र काफी करीब बढ़ने लगा, इतना कि दोनों की सांसें आपस में टकराने लगी। अन्या रुद्र की सांसें अपने होठों पर महसूस कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे अलग कि रुद्र उससे किस करने के लिए उसके इतने करीब आ रहा है, लेकिन रुद्र एक पल अन्या को देख उसके साइड की लाइट ऑफ कर अपने साइड आ जाता है और सोते हुए कहता है, अपने ख्वाबों से बाहर आ जाओ और चुपचाप सो जाओ। उद्धरण चिन्ह। रुद्र की आवाज से अन्या झट से अपनी आंखें खोल सबसे पहले अपने आसपास देखती है। रुद्र को अपनी जगह चैन से सोता देख एक चैन की सांस लेती है और झट से खुद को ब्लैंकेट से पूरा कवर कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। उससे आज रुद्र से एक अलग ही तरह का खौफ आ रहा था। रुद्र उसकी हरकत देख मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाता। कुछ पल के बाद अन्या जल्द ही दवाओं के असर से नींद की आगोश में चली जाती है। जब उसकी गहरी सांस रुद्र के कानों में पड़ती है तो रुद्र अपने साइड का लैम्प जलाकर अन्या की तरफ मुड़ता है और उसके चेहरे से ब्लैंकेट हटाकर एक नज़र उसके प्यारे चेहरे को देख रुद्र अन्या को अपनी बाहों में जकड़ प्यार से उसके माथे को चूम कानों में फुसफुसते हुए कहता है, गुड नाइट वाइफी। उद्धरण चिन्ह। रुद्र की आवाज सुन अन्या नींद में ही कुनमुनाते हुए हल्का मुस्कुराकर रुद्र से लिपट जाती है और उससे टाइट हक कर लेती है। रुद्र भी उससे जकड़ लेता है। कुछ पल में अन्या के करीब होने से उससे भी सुकून की नींद आ जाती है। एपिसोड 27 रुद्र की अधूरी ख्वाहिश। सुबह का वक्त चौहान मेंशन। आज चौहान मेंशन के रंग काफी बदले थे। किचन के बाहर सारे नौकर हैरान परेशान खड़े थे। तभी रेहान और तविश के साथ अभय अपने जिम कर बातें करते हुए जा रहे थे कि तविश की नजर किचन साइड में गई। वो आचार्य से कहता है, वहाँ क्या हो रहा है। तविश के ऐसे कहने पर अभय और रेहान की नज़र ओसोर गई। वो दोनों भी असमंज में देखने लगे। घर के सारे नौकर किचन के बाहर काफी परेशान से खड़े थे और साथ ही किचन से बार बार कुछ आवाज आ रही थी। अभय उस सारे सर्वेंट्स को देख असमंज में पूछता है, तुम लोग यहाँ ऐसे क्यों खड़े हो। अभय बोल ही रहा था, उससे पहले तविश की नज़र किचन में जाती है, जिसे देख वो काफी हैरान हो जाता है और दोनों के कंधे थपथपाते हुए सामने देखने को कहता है। तविश की बात सुन रेहान और अभय एक नज़र उसे देख किचन के विंडो से अंदर देखते हैं। उनकी भी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं क्योंकि आज किचन में सर्वेंट्स की जगह आकाश जी खुद अपने हाथों से कुछ बना रहे थे। उन्हें देख साफ पता चल रहा था कि वो काफी वक्त के बाद किचन में काम कर रहे। आकाश जी के चेहरे पर परेशानी की जगह एक अलग ही चमक थी। रेहान को अपने आंखों पे बिलीव नहीं हो रहा था कि आखिर आकाश जी सुबह सुबह किचन में क्या कर रहे हैं। आज तक तो कभी उन्हें ऐसा कुछ करते नहीं देखा। रेहान तो शौक में था। उसने तविश को एक जोर की लात मारी जिससे वो सीधा धाम से जमीन पर गिर गया और उसके मुंह से एक आह निकल गई। रेहान जमीन पर तविश को देख वापस से आकाश जी को देख कहता है, इसका मतलब ये कोई सपना नहीं है। तविश जो रेहान की इस हरकत पर काफी गुस्सा हो गया था, साथ ही उसकी बात सुन चिढ़ते हुए कहता है, सपने और हकीकत में भरोसा करवाने के लिए तुझे हमेशा मैं ही मिलता हूँ। तुझे पता है कितनी जोर की लात मारी तूने मुझे। तविश की बात सुन रेहान दांत दिखाते हुए कहता है, अरे मेरे मजनू, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैंने सुना है कि प्यार में डूबे आशिक को फिजिकल पेन नहीं होता। रेहान की बात सुन तविश उससे घूरता है, लेकिन वही पीछे खड़ा अभय उनकी बात सुन आंखें सिकुड़ते हुए कहते हैं, प्यार में डूबा आशिक। अभय की आवाज सुन दोनों को याद आता है कि वो वहाँ अकेले नहीं है और रेहान की बात सुन अभय तविश को ही शक भरी निगाह से देख रहा था। इसलिए रेहान जल्दी से बात संभाले हुए कहता है, अरे भाई आप ये सब छोड़ो, ये सुबह सुबह हठवा अजूबे के बारे में सोचो। क्या आपने कभी उन्हें ऐसे किचन में देखा है पहले कभी। अभय भी सोचते हुए न में सिर हिलाता है। तभी रेहान को किसी का ख्याल आता है, वो जल्दी से वहाँ से चला जाता है। अभय और तविश भी आकाश जी को काम करते देख हल्की स्माइल वहाँ से चले जाते हैं। वही रेहान जल्दी से गार्डन एरिया में आता है, जहां दिग्विजय जी काफी आराम से पेपर पर सुबह के चाय के मजे ले रहे थे। रेहान उनके हाथ से कप और पेपर लेकर जल्दी से साइड में रख उनके सामने वाले टेबल पर बैठ सीरियसली कहता है, क्या दीनू बाबा आप यहाँ आराम से पेपर पढ़ रहे हो और वहाँ आज घर में अठवा अजूबा हो रहा है। रेहान की हरकत पर पहले तो दिग्विजय जी की भौएं चढ़ जाती है, लेकिन बाद में उसकी बात सुन सवालिया नजरों से कहते हैं, क्या मतलब। रेहान कहता है, अरे आपको पता है दीनू बाबा, आपके सुपुत्र को आज मैंने पहली बार कुकिंग करते देखा, वो भी लगन से। सारे नौकरों तक को बाहर खड़ा कर दिया और खुद में लगे हैं। रेहान की बात सुन दिग्विजय जी मुस्कुरा देते हैं। उन्हें पहले तो आश्चर्य होता है कि आकाश जी इतने सालों बाद किचन में, लेकिन बाद में उन्हें सब बातें कुछ समझ आने लगती है। इसलिए वो हंसते हुए कहते हैं, इसमें आश्चर्य की क्या बात है रेहान।
आपको नहीं पता लेकिन आपके पापा बहुत अच्छे कुक हैं। आपकी माँ को उनके हाथ का खाना काफ़ी पसंद था। जब आपकी रूठ जाती थी या कभी बीमार होती थी तब आकाश खुद से किचन में उनके लिए खाना बनाते थे। रेहान को अपनी मॉम डैड की बॉन्डिंग के बारे में सुन अच्छा भी लगता है और बुरा भी, क्योंकि उसके वजह से ही उनकी ये बॉन्डिंग अधूरी रह गई और अपने पिता के इतने कोसने और बोलने पर अब रेहान के दिल में भी यही एक मलाल रह गया कि उसकी माँ की जान उसकी वजह से गई। लेकिन दिग्विजय जी और रुद्र के कहने पर वो इस बात अपने मन के एक कोने में दबा ली थी। रेहान उदास सा कहता है, तो बढ़िया, आज वो किसके लिए बना रहे हैं माँ? तो इतना कहकर रेहान चुप हो गया, उससे कुछ कहा नहीं गया। दिग्विजय जी रेहान की तरफ देखते हैं, जो अपना सिर नीचे कर काफी उदास लग रहा था। दिग्विजय जी उसके सिर पर प्यार से हाथ रख कहते हैं, तुम्हारी माँ की जगह तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन उसके जैसा कोई यहाँ आ गया है जिससे आकाश ने खुद आगे बढ़कर बेटी का रिश्ता जोड़ा है, इसलिए वो आज अपनी बेटी के लिए कुकिंग कर रहा है। वो बीमार है ना? दिग्विजय जी के ऐसे कहने पर रेहान दर्द भरी मुस्कान बिखेर कहता है, दादाजी भाभी कितनी लकी है, उन्हें कुछ महीनों में ही उनका प्यार और अपनापन मिल गया जिसके लिए मैं बचपन से तरसा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ भाभी के लिए, उनके आने से सबकी लाइफ पूरी हो गई और आई विश ये बात भाई को भी जल्दी से एहसास हो जाए। इतना बोल रेहान वहां से चला गया। रेहान इस वक्त काफी मिक्स इमोशन से गुजर रहा है। उसने भी काफी कोशिश की आकाश जी उसे अपना ले, लेकिन वक्त के घाव इतने घेरे होते गए कि उस छोटे से रेहान की कोशिश कहीं दब कर रह गई। दिग्विजय जी रेहान के इमोशन समझ रहे थे लेकिन वो भी कुछ कर नहीं सकते थे, बस ये भरोसा था कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। वक्त 8 बजा रहे थे। अन्या अब भी बेड पर रुद्र से लिपट कर सो रही थी। रुद्र ने भी उससे मजबूरी से बाहों में भर रखा था। दोनों ही काफी सुकून और गहरी नींद में सो रहे थी। रुद्र वो वक्त का इतना पवन था, आज वो भी वक्त को छोड़ अन्या के करीब सुकून पा रहा था। सुकून वो जिससे उनसे अपनी पूरी भाग दौड़ की जिंदगी में नहीं मिली। अन्या की नींद कुछ कुनमुनाती है और वो रुद्र को छोड़ नींद में ही पलटी, जिसके एहसास से रुद्र नींद में ही अन्या की कमर पकड़ खुद के काफी करीब चिपककर वापस सो जाता है। अन्या की नींद कुछ पल में धीरे धीरे खुलती है। वो अपने पलके झपकते हुए एक लंबी सांस लेती है, तभी उसे एहसास होता है कि वो किसी मजबूत और भारी चीज से कसी हुई है। अन्या हिलने की कोशिश करती है। उसकी नज़र खुद के सिर के नीचे तकिया की जगह के मजबूत बाहें पर जाती है। ये देख वो धीरे से अपने पीछे पलटी है तो उसकी नींद रुद्र के चमकते चेहरे पर पड़ती है। आज अन्या ने रुद्र को इतने करीब से पहली बार देखा था। फोरहेड जिस पर अभी उसके बाल बिखरे हुए थे, 2 मोतियों जैसी आंखें जो अभी बंद थी पर उसकी पलकें काफी खूबसूरत थी, लंबी और तीखी नाक जिस पर तक गुस्सा राज करता है और साथ ही उसके हल्के गुलाबी पतले होठ ने परफेक्ट जॉ लाइन जो इस वक्त काफी उससे अट्रैक्टिव लग रही थी। अन्या रुद्र के चेहरे की शार्पनेस और अट्रैक्टिवेंस देख उसमें कहीं खो सी गई। वो उसे खोए हुए अंदाज में धीरे धीरे उसे छूटे पर वो जैसे ही उसके होठों को छूती है कि अचानक रुद्र की आंखें खुल जाती हैं और अन्या का हाथ झटके से पकड़ उसे देखता है। अन्या रुद्र के इस एक्शन से हैरान होकर काफी घबरा जाती है। वो हड़बड़ाते हुए जैसे उठने की कोशिश करती है। रुद्र उससे खींचता है जिससे अन्या सीधा उसके सीने पर गिर जाती है। अन्या के होठ इस वक्त रुद्र के चेस्ट और नेक के बीच टच हुए जिससे रुद्र को अपनी पूरी बॉडी में एक सनसनी सी महसूस हुई। अन्या इस वक्त काफी घबरा गई थी क्योंकि वो रुद्र के इतने करीब थी। ये सब उसके लिए शर्म ने भरा था। अन्या धीरे अपना सिर उठती है तो उसकी नज़र रुद्र के काले गहरे आंखों से मिलती है। अन्या इतनी घबराई थी कि उस मुंह से बोल तक नहीं फूट रहे थे। वो सहमी सी बस उसे देख रही थी। रुद्र अपने आईब्रो उचका कर कहता है, क्या कर रही थी तुम? उद्धरण चिन्ह। रुद्र के सवाल अन्या को खुद की हरकतों पर शर्म पहुंचा रहे थे। वो अटकते हुए कहती है, वो कुछ नहीं, वो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। रुद्र अन्या की बात सुन शक भरी निगाहों से कहता है, सच्ची? मुझे ऐसे नहीं लग रहा है। अन्या रुद्र के सवाल सुन अपनी नजरें चुराते हुए कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, मैं आपको नहीं देख रही थी। अन्या फ्लो खुद का बोलना। रुद्र के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान ले आता है लेकिन अन्या की नज़र उस पर न होने की वजह से वो नहीं देख पाती। तभी कुछ सोच रुद्र अन्या का हाथ छोड़ अपने दोनों बाजुओं की पकड़ उसके कमर पर कसते हुए कहता है, इसका मतलब तुम मेरे नींद में होने का फायदा उठा रही थी। अन्या रुद्र के ऐसे बाहों में जकड़ने से कुछ सकपका गई। वो उसके आंखों में देख जल्दी से अपना सिर नमे हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। रुद्र अपने भौए चढ़ते हुए कहता है, तो फिर कैसा है? अन्या रुद्र के ऐसे कहने पर अपने होठों को छोटे से पाउट में बदल कुछ सोचने लगती है कि अब क्या जवाब दे। रुद्र की नींद अब उसके होठ पर जाती है तो उससे चूमने का दिल करता है। वो बिना सोचते समझे आगे बढ़ने लगता है।
इस बात से बेखबर अन्या अपने बातों में सोच रही थी, पर जैसे ही उसकी नज़र रुद्र के आगे बढ़ने पर गई तो उससे झट से अपनी आंखें बंद कर ली। रुद्र उसके भोले चेहरे को देख मुस्कुरा दिया, पर जैसे ही वो उन होठों को छूता कि तभी रुद्र के दरवाजा जोर जोर से नॉक होने लगा, जिससे रुद्र का ध्यान भटका और उसकी पकड़ अन्या पर कुछ ढीली पड़ गई। अन्या ने भी उस आवाज से जैसे होश में आई। वो हड़बड़ते हुए जल्दी से बेड से वॉशरूम में भाग गई। रुद्र तो बस वो देखता ही रह गया। उसने अपनी खाली बाहें और अधूरी ख्वाहिश देख दरवाजे पर खड़े इंसान पर काफी गुस्सा आ रहा था। दरवाजा वापस से खटकने की वजह से वो गुस्से में बेड से उठता है और अपने चेहरे पर दुनिया जहां का गुस्सा लिए वो झटके से दरवाजे खोलता है। एपिसोड 28 रुद्र प्लान समथिंग बिग। दरवाजा अब भी नोक हो रहा था। रुद्र गुस्से में जैसे ही दरवाजा खोलता है, सामने रेहान को देख वो अपनी मुठिया कस लेता है ताकि गुस्से को कंट्रोल कर सके, लेकिन उसके चेहरे के भाव रेहान से छुप नहीं पाते, जिससे देख रेहान कुछ डर सा जाता है। वो डरते डरते ही कहता है, आर यू ओके भाई? रुद्र रिलैक्स हुए उससे देख पूछता है, तुम ये पूछने सुबह सुबह मेरे कमरे में आए हो? रुद्र की बात सुन रेहान आचार्य आगे बढ़ उसका माथा छूता तो रुद्र अपने कदम पीछे हटते हुए उसकी ये अजीब हरकत को घूरता है। रुद्र के एक्सप्रेशन पर ज्यादा ध्यान न देते हुए रेहान फिक्र से कहता है, भाई अब तो मुझे सच्ची आपकी फिक्र हो रही है। आप सुबह 8 बजे को सुबह कह रहे हो, आपकी सुबह तो 4 बजे ही होती है। क्या बात है भाई, आज तो आप जिम तक नहीं आ? उद्धरण चिन्ह। फिर एक नज़र रुद्र के हालत और बैग को देख कहता है, और आपको देख लग रहा है कि आप अभी सो कर उठे हो। रेहान की बात सुन रुद्र को रियलाइज होता है कि आज सच में वो काफी ज्यादा देर तक सो गया, जो नॉर्मली तो कभी नहीं होता। फिर उसके जहन में अन्या का साथ आता है, जिसकी वजह से उससे इतनी अच्छी नींद आई। वो सुकून से मन ही मन मुस्कुरा देता है, लेकिन वो रेहान के कोई सवाल का जवाब न देते हुए उसे घूर कर कहता है, अगर तुम्हारी बकवास हो गई हो तो तुम जा सकते हो। इतना बोल रुद्र रेहान को बाहर जाने का इशारे से दिखाकर दरवाजा बंद करने को होता है कि रेहान फुर्ती से कमरे के अंदर एंटर कर आगे बढ़ते हुए कहता है, अरे भाई मैं आपसे मिलने थोड़ी आया था, मैं तो अपनी भाभी को ब्रेकफास्ट के लिए ले जाने आया था, उनके लिए एक सरप्राइज है। वैसे भाभी कहाँ हैं? रेहान अपनी बात कंपेयर कर चारों तरफ कमरे में नजर दौड़ता है। रुद्र को रेहान का ऐसे सुबह सुबह अन्या के बारे में पूछना और साथ ही उसके वजह से उसकी ख्वाहिश अधूरी रह जाना याद आता है। वो रेहान से कुछ छिड़ते हुए स्वर में कहा है, वो कोई छोटी बच्ची नहीं है कि तुम्हें उसे नाश्ते के लिए लेने आना पड़े, अभी वॉशरूम है, जब आएगी तो मैं कह दूंगा। अब जाओ। उद्धरण चिन्ह। रुद्र अपनी बात कहकर रेहान को जाने का इशारा करता है। रेहान को रुद्र का बिहेवियर काफी अजीब लग रहा था। वो मुंह बनते हुए कहता है, अरे भाई मुझे पता है भाभी बच्ची नहीं है, लेकिन बीमार है, इसलिए मैं उन्हें लेने आया हूँ, और आज आपको क्या हुआ? आप तो मुझे आज कमरे से ही फेंकने के मूड में हो। रुद्र जो कब से अपने सबर बांध कर रखता, इसलिए रुद्र बिना कुछ कहे रेहान का हाथ पकड़ उसे कमरे से निकल कहता है, तुमने सही कहा। इतना बोल रुद्र दरवाजा जोर से बंद कर देता है। रेहान तो शॉक रह जाता है। वैसे ये रेहान के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि रुद्र पहले भी ऐसा कर चुका था। जब भी रेहान अपनी बकवास से रुद्र को परेशान करता तो रुद्र उससे ऐसे ही कमरे से निकल देता है। आज के रुद्र के बिहेवियर में कुछ अलग ही भाव थे, जिसकी वजह से सोच में डूब गया और वैसे ही वहां से चला गया। रुद्र रेहान को कमरे से निकाल एक चैन की सांस लेता है। वो वॉशरूम की तरफ देखता है, जहां से अब तक अन्या बाहर नहीं आई थी। वो कुछ करता उससे पहले ही उसका फोन पर बीप होता है, जिससे देख वो अपने बैग की तरफ जाता है और अपने फोन चेक करते हुए खिड़की की तरफ जाता है। फोन में एक मैसेज आया था जिसमें लिखा था, बॉस काम हो गया, ऑफ टू 27 डेज। उद्धरण चिन्ह। ये पढ़ रुद्र के चेहरे पर एक शार्प मुस्कान आ जाती है। वो किसको कॉल करता है? उधर से 2 रिंग में ही फोन उठ जाता है। रुद्र अपने रौबदार आवाज में कहता है, वेल डन रिवान, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब होगा टिट फॉर टैट, नाउ ही गेट इट। इस वक्त रुद्र के चेहरे पर एक गंभीर मुस्कान थी। रिवान भी अपने बॉस के मुंह से तारीफ सुन खुशी से थैंक यू कहता है। रुद्र जल्दी किसी की तारीफ नहीं करता है, अगर करता है तो वो सच में उसके काबिल होता है, जो आज रिवान था। रुद्र रिवान से कुछ और जरूरी बातें करता है कि तभी उसके कानों में वॉशरूम के दरवाजा खुलने की आवाज आती है, जिससे सुन वो पीछे पलट कर देता है। अन्या इस वक्त नहाकर बाहर आ रही थी। आज उसने साड़ी नहीं बल्कि एक सफेद रंग का अनारकली सूट पहना था और साथ ही काफी खूबसूरत सा लाल रंग का दुपट्टा लिया हुआ था। अन्या खुद को संभाले आ रही थी, इसलिए उसका ध्यान रुद्र पर नहीं था, लेकिन रुद्र का ध्यान अब तो उस पर ही अटका हुआ था। रिवान फोन पर क्या बोल रहा है उससे खुद होश नहीं था। अन्या खुद को संभाल मिरर के सामने खड़ी होती है और खुद को संवारने लगती है। रुद्र को अन्या में खोया था। वो जानता था कि वो अन्या की तरफ काफी ज्यादा खींच जा रहा था, जिसकी वजह वो अब तक नहीं सुलझा पाया था।
कुछ मिनटों के बाद रुद्र वॉशरूम से बाहर आता है तो उसकी नज़र बेड पर अपने हाथों को देखती अन्या पर जाती है, जो कुछ परेशान नजर आ रही थी। रुद्र अपने वैसे ही बिना किसी भाव के लहजे में पूछता है, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? रेहान ने तुम्हें नीचे बुलाया है नाश्ते के लिए। रुद्र की आवाज़ सुन अन्या उसकी तरफ देख काफ़ी मासूमियत से अपना हाथ आगे कर कहती है, वो मेरे हाथों की पट्टी खुल गई है और अब बंद नहीं रही है। रुद्र भी अन्या के हाथों को गौर से देखता है, फिर आगे बढ़ उसके बगल में बैक मेडिकल बॉक्स से दवाजा निकलता है और काफ़ी आहिस्ता अन्या को दवा लगाकर उसमें पट्टी करता है। अन्या अपने हाथों की जगह सिर्फ रुद्र को देख रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था ये इंसान चीज़ क्या है। पल में गुस्सा, पल में नफरत, पल में कैर और पल में अपनी बातों से इतना तकलीफ पहुंचता है कि जीने तक इच्छा मर जाता है, लेकिन पल में उसका एहसास उससे खुद हौसला देता है। अन्या रुद्र को समझ नहीं पा रही थी। रुद्र अपनी कोई फीलिंग जाहिर ही नहीं करता सिवाय गुस्से और नफरत के, लेकिन उसके नफरत और गुस्से में भी एक अजीब सी कशिश थी, वो उससे खुद की तरफ खींच रही थी। पर क्या इस बात से अन्या भी अनजान थी? रुद्र अन्या को बिना देखे दवा लगाकर खड़ा होता और अपना हाथ आगे बढ़ता है। अन्या सवालिया नजरों से उससे देखती है तो रुद्र उससे पकड़ने का इशारा करता है। उसके आंखों में एक फिक्र दिखाई दे रहा था जो अन्या को एक सेफ वाली फीलिंग दे रहा था। अन्या भी बिना कुछ कहे उसका हाथ थाम लेती है। रुद्र अन्या को संभाल कर नीचे ले जाता है। अन्या अब भी काफी वीक थी, जिससे रिकवर होने में वक्त था। वही डाइनिंग एरिया में रेहान आज टेबल पर रखे 4 बाउल को ही कब से देख रहा था। उस बोल की डिश इतनी खुशबूदार थी, सबके पेट में भूख ने दस्तक देने लगी। रेहान तो काफी उतावला हुए जा रहा था, लेकिन वो उसको खा नहीं पा रहा था। ये उसकी मजबूरी थी, क्योंकि भाभी के लिए स्पेशली बनाई गई थी और ये आकाश जी ने खुद बनाया था। तभी अभय रेहान से चेयर पर बैठते हुए कहता है, क्या हुआ रेहान, तुम भाभी को लेने गए थे न, लेकर क्यों नहीं आए? अभय की बात सुन रेहान को रुद्र की हरकत याद आ गई। वो मुंह बनते हुए कहता है, हाँ गया तो था, लेकिन भाई ने भाभी से मिलने से पहले ही मुझे कमरे से बाहर फेंक गया। काफी अजीब बिहेव कर रहे थे भाई, उन्हें देख तो ऐसे लग रहा था कि मैंने कुछ उन्हें काफी कीमती चीज लिया और वक्त से पहले उठने वाला इंसान आज वक्त के साथ सो रहा था। मैंने कभी भी भाई को ऐसे नहीं देखा। रेहान अपने सूद में बोले जा रहा था। वही उसकी बात सुन अभय आचार्य से उससे देख रहा था और वही उसके बगल में बैठा शौर्य मन मन मुस्कुरा रहा था। वो रेहान के सिर पर एक तबली देते हुए कहता है, अरे कभी इससे पहले कभी तेरे भाई की शादी नहीं हुई थी, अब न्यूली मैरिड कपल की सुबह ऐसे डिस्टर्ब करोगे तो तुम्हारे साथ यही होगा। इतना बोल शौर्य जोर से उसका गाल खींचता है, जिससे रेहान की दर्द भरी आह निकल गई। वो शौर्य के हाथों से अपना गाल छुड़ा कर कहता है, अरे शौर्य भाई की शादी को 3 महीने होने को आए हैं, अब तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं तो फिर? शौर्य रेहान की बात सुन उसका मजाक उड़ाते के लहजे में कहता है, अरे मेरे मुन्ना, भले ही शादी को 3 महीने होने को आए हैं, लेकिन प्यार तो अभी अभी शुरू हुआ है। तभी अभय की नज़र सामने पड़ी तो वो सामने देखते हुए कहता है, शुरुआत तो लगता है कब की हो चुकी है, झलक हमें अब दिख रही है। ये बोलते हुए अभय सबको सामने देखने का इशारा करता है, जहां रुद्र अन्या का हाथ थामे काफी संभाल कर ला रहा था। दिग्विजय जी भी उन्हें साथ देख काफी खुश थे। दिग्विजय जी अन्या को अपने पास बैठाते हैं। रुद्र भी अन्या के बगल में बैठ जाता है। तभी नौकर आगे बढ़ अन्या को खाना परोसता, उससे पहले आकाश जी खुद आगे बढ़ अन्या के प्लेट में खाना परोसते हुए कहते हैं, बेटा ये सब मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, खा के बताओ कैसा बना है। आकाश जी की बात सुन अन्या काफी आचार्य से उन्हें सिर उठाकर देखती है, लेकिन पल भर में उनके आंखों में देख उसकी आंखें नम हो जाती हैं। उससे आज आकाश जी में अपने पापा की छवि नजर आ रही थी। उसके घर में भी जब भी वो बीमार होती थी तो उसके पापा ही उससे इतने ही प्यार से खाना खिलाते थे। वो पल अन्या के लिए काफी कीमती हुआ करता था और वैसा ही पल उससे इस घर में जीने को मिल रहा था। अन्या के लिए काफी इमोशनल और कीमती पल था। आकाश जी अन्या के आंखों में नमी देख फिक्र से कहते हैं, क्या हुआ बेटा, आप बिना मेरे हाथों का खाना टेस्ट किए ही रो दी? क्या आपको अपने डैड पर भरोसा नहीं है कि वो अच्छा खाना बना सकते थे? अन्या उसकी बात सुन जल्दी से न में सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं डैड, ऐसे बात नहीं है, वो तो बस आज आपको देख पापा की याद आ गई। वो भी मेरे लिए ऐसा ही किया करते थे, पर आपकी तरह कुकिंग नहीं कर सकते थे। इतना बोल अन्या गम में भी मुस्कुरा दी। आकाश जी खुद अपने हाथों से आगे बढ़ अन्या को खिलाते हैं। उनका प्यार और अपनापन अन्या के लिए सच्चा था। रेहान को खुशी थी, आखिर उससे नहीं तो किसी और को वो सब मिल रहा है। सब आकाश जी का इतना बदला बिहेवियर देख खुश के साथ कुछ हैरत में थे। वही रुद्र अब भी बिना किसी भाव के देख रहा था सब कुछ। वो अन्या को देख मन ही मन कुछ और सोच रहा था। अन्या की बातें अब भी उसके दिमाग में घूम रही थी। खाने के बाद रुद्र बिना किसी को कुछ बताए साइड में जाते हुए किसको कॉल करते हुए कहता है, रिवान चेंज ऑफ प्लान, उद्धरण चिन्ह।
एपिसोड 29 रेहान पनिशमेंट। अन्या सब घर वालों का इतना प्यार और अपनापन देख काफी खुश थी। उसे फील ही नहीं हो रहा था कि वो किसी और घर से हैं। अब तो आकाश जी ने भी उसे अपना लिया और अपनी बेटी जैसा प्यार देने लगे थे। आकाश जी अब अन्या को कौशल्या से जुड़ी चीजों के बारे में बातें अपने पुराने पालों से रूबरू करते, उससे वो हर जगह और चीज दिखते जहां उनकी कौशल्या की यादें बसती हैं। अन्या कभी समझ नहीं पाई जो आकाश जी रेहान से इतनी नफरत करते हैं और उससे बात तक नहीं करते। उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन वो ये सवाल का जवाब आकाश जी से नहीं पूछ सकती थी क्योंकि उसे डर था अभी अभी जो नाजुक रिश्ता बना है कहीं सवाल से टूट न जाए। लेकिन अपने दिल की उलझन कहाँ करे उसे समझ नहीं आ रहा था। ऐसे ही दिन बीतते गए। अन्या अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। इन बीते वक्त में रुद्र का बिहेवियर अन्या के लिए केयरिंग और नॉर्मल था। अब भी वो ज्यादातर काम ही रहता था। अन्या तो बस उसे अब छुप छुप कर बस अडॉर करती थी। वो काफी अट्रैक्ट हो रही थी। शायद वो इन बीते दिनों में अपना और रुद्र का रिश्ता भी भूल गई थी, जो एक मजबूरी में बंधा हुआ है। एक सुबह अन्या रुद्र के लिए कॉफी कमरे में ले जा ही रही थी, उसकी नज़र सामने से आते आकाश जी और रेहान पर जाती है। वो पल वही रुक जाती है। दोनों बाप बेटे एक दूसरे के सामने से अनजान बनकर गुजर जाते हैं, जैसे कोई रिश्ता ही नहीं है उन दोनों के बीच। लेकिन जाते जाते रेहान जरूर एक बार पलट कर आकाश जी को देखता है। ये बात अन्या को अब अंदर से खल रही थी। वो वहां से कॉफी के लेकर कमरे में आ जाती है। रुद्र कुछ कामों में लगा था। रुद्र बिना देखे अपना हाथ बढ़ता है, लेकिन अन्या इस बात से बेखबर काफी टेबल पर रख देती है। ये देख रुद्र अपनी आंखें उठाकर अन्या का खोया हुआ चेहरा देखता है। वो उसे इतना खोया हुआ परेशान देख अपना लैपटॉप बंद कर उठते हुए कहता है, क्या हुआ, कोई परेशानी है तुम्हें? अन्या रुद्र की आवाज सुन उसकी तरफ मुड़ती हुई कहती है, नहीं कुछ नहीं। इतना बोल अन्या जाने को हुई कि रुद्र ने पीछे से उसका हाथ थाम उससे रोकता है। अन्या के शब्द उसके चेहरे से मैच नहीं कर रहे थे। ये देख रुद्र अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहता है, आयशो। अन्या दोबारा उसे देख सोचती है, क्या मैं इनसे ही डायरेक्टली पूछूं, आखिर क्या बात है रेहान और डैड के बीच? नहीं अन्या, ऐसा मत कर, अभी तो ठीक मूड में है, बाद में पता नहीं तेरे सवाल पूछने पर क्या करेंगे। इससे अच्छा है दूर रह इनसे। रुद्र फिर कुछ कहता उससे पहले ही उसके फोन पर एक मैसेज आता है, जिससे देख रुद्र अन्या का हाथ छोड़ वहां से कुछ साइड होता है और उस मैसेज को पर उसके फेस पर एक डेविल एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। फिर वो जल्दी से रियलाइज कर जल्दी से अपना फोन पॉकेट में रख वापस से सोफा पर बैठ लैपटॉप ऑन करते हुए कहता है, सुनो, कल सुबह हमें निकलना है 2 दिनों के लिए, तो उस हिसाब से तुम अपनी पैकिंग कर लेना। रुद्र के ऐसे कहने पर अन्या ज्यादा ध्यान न देते हुए कहती है, ठीक है, मैं आपकी पैकिंग कर दूंगी। इतना बोल अन्या जैसे जाने को हुई कि रुद्र अपने वैसे ही बैठे बैठे उसका हाथ पकड़ अपनी गोद में बैठा दिया। ये देख अन्या अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर रुद्र को देखने लगी। रुद्र अपने एक हाथ से अन्या की कमर को कसते हुए दूसरा हाथ आगे बढ़ाकर उसके चेहरे के पास आए बालों को पीछे संवारते हुए काफी दिलकश आवाज में कहता है, लगता है तुमने मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं। मैंने कहा हम दोनों जा रहे हैं, तो मेरी अकेले की पैकिंग नहीं, हम दोनों की पैकिंग करनी है तुम्हें। रुद्र के ऐसे करने से अन्या शॉक हो गई थी। वो अपनी नजरें झुकाए बैठी थी, लेकिन जब उसने रुद्र की बातें सुनी तो वो हैरानी से पूछती है, हम दोनों, लेकिन कहाँ और क्यों? रुद्र उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, इस सवाल का जवाब तो तुम्हें वहां जाकर ही मिलेगा। इतना कहकर रुद्र अन्या को ही देख रहा था। वो दोनों एक दूसरे में ही खो ही रहे थे। रुद्र धीरे से आगे बढ़ अपना नोज धीरे से अन्या के गालों को छूता, जिस एहसास से अन्या की आंखें बंद हो जाती हैं। रुद्र अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ाकर उसके गालों को प्यार से सहलता है। दोनों को ये नया एहसास काफी मदहोश कर रहा था, लेकिन तभी उनके कमरे के दरवाजा झट से खुलता है और रेहान धर-धरते हुए अंदर आते हुए कहता है, यार भाई मुझे। वो इतना ही बोलते हुए वो रुक जाता है क्योंकि उसकी नज़र रुद्र से मिलती है, जो उसे घूर रहा था और अन्या ठीक उसके बगल में अपनी नजरें झुकाए खड़ी थी। अन्या ने जैसे ही दरवाजा खुलने की आवाज सुनी तो उसने जल्दी से रुद्र के कंधे को धक्का देकर खड़ी हो गई। रुद्र भी इस बात के लिए प्रिपेयर नहीं था, इसलिए उसकी पकड़ अन्या पर ढीली पड़ गई। अन्या के चेहरे पर कुछ शर्म, लेकिन रुद्र के चेहरे पर रेहान के लिए गुस्सा था। रुद्र और अन्या को एक नज़र देख रेहान अटकते हुए कहता है, आई थिंक मैं गलत वक्त पर आ गया, मैं चलता हूँ भाई। इतना बोल वो जैसे ही मुड़ता है कि एक नौकर आकर अन्या से कहता है, मैम आपको दादाजी बुला रहे हैं। अन्या को ये अच्छा मौका दिखता है, इसलिए वो झट से हाँ में सिर हिलाते हुए जल्दी से वहां से निकल जाती है। रेहान भी मोहाल में ठंडी हवा महसूस कर जल्द से कहता है, मुझे भी चलना चाहिए। इतना बोल वो जैसे जाने को हुआ कि पीछे से रुद्र की कारक आवाज आती है, रेहान वहीं रुक जाओ। रेहान समझ जाता है आज उसकी शामत है, इसलिए वो जल्दी से पीछे मुड़ अपना बतसी दिखते हुए कहता है, हाँ भाई आपने मुझे बुलाया।
रुद्र उसे घूरते हुए कहता है, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। उद्धरण चिन्ह। फिर लैपटॉप को बंद कर कोट उठाते हुए उसके पास आकर कहता है, कल से 2 दिन तक ऑफिस तुम्हें संभाल है और इस बार ध्यान रखना कोई गलती और न ही कोई बहाना। उद्धरण चिन्ह। ये सुन तो रेहान शॉक हो गया। वो हड़बड़ाते हुए कहता है, भाई भाई ऑफिस में कैसे? मैं तो। वो इतना ही बोलता है कि रुद्र उससे घूरते हुए कहता है, कॉलेज 1 हफ्ते के लिए बंद है इसलिए बहाना बनाने की कोशिश मत करना, वक्त पर कल से ऑफिस पहुंच जाना। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल रुद्र वहां से निकल जाता है। वही रेहान अपना सिर पकड़कर जमीन पर बैठ जाता है। आज तक रुद्र ने उससे काफी बार ऑफिस जाने को कहा लेकिन आज तक ऐसे धमकी भरे लहजे में नहीं कहा। अब रेहान को यहाँ आने के लिए पछतावा हो रहा था। आखिर वो आया क्यों? उसका तो अब रोने का मन कर रहा था। आखिर उसने खुद को ही आ बैल मुझे मार वाली कहावत को सच कर लिया। वही अन्या दिग्विजय जी के कमरे में उन्हें मेडिसिन देते हुए कहती है, क्या हुआ दादाजी, आप आज क्लब नहीं जा रहे हैं? आपको तो वहां जाना अच्छा लगता था। दिग्विजय जी मुस्कुराते हुए अन्या को अपने पास बैठते हुए कहते हैं, मैं वहां इसलिए नहीं जाता था कि मुझे सबसे मिलना काफी पसंद था, बल्कि इसलिए जाता था कि वहां एक तरह का सुकून था जो इस घर में नहीं मिलता था, लेकिन तुम्हारे आने से वो कमी भी पूरी हो गई। अब तो मुझे लगता है कि मुझे उस क्लब से रिटायर हो जाना चाहिए। अब मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द तुम मेरा वो आधा अधूरा सपना भी पूरा कर दोगी। इतना बोल दिग्विजय जी हंसने लगे। अन्या भी उनकी खुशी में खुश थी, लेकिन उसके लास्ट वाले शब्द का मतलब जानने के लिए सवालिया नजरों से उन्हें देखते हुए पूछती है, कौन सी आधी अधूरी सपना दादाजी? दिग्विजय जी खुशी से चहकते हुए कहते हैं, अरे वही जो मैंने तुम्हें इस घर में तुम्हारे पहले दिन जाहिर किया था, मेरे परपोते की ख्वाहिश, जो अब मुझे जल्दी ही चाहिए। अन्या दिग्विजय जी की बात सुन आचार्य से उनके देखती है, फिर खुद में शर्म से नजारे झुका लेती है। उसे अपनी और रुद्र की नजदीकियां याद आती हैं, जो उसके दिल में भी ख्वाहिश जगाने लगती हैं। वो दादाजी कुछ इस बारे में कुछ कह नहीं पाए और चुपचाप वहां से चली गई। दिग्विजय जी भी मुस्कुरा दिए। कुछ दिनों से रुद्र का बिहेवियर देख उन्हें भी इस बात की उम्मीद थी वो जल्दी ही इस ख्वाहिश का दीदार कर लेंगे। सब अपने ख्वाहिशों की दुनिया में थे, लेकिन वही रुद्र किसी अलग ही प्लानिंग में था। वो अन्या को लेकर कहीं जा रहा था। कहा इस बात का आइडिया अन्या को बिल्कुल नहीं था। उससे कुछ सोचा था। अब ये अन्या के हक में था या अगेंस्ट, ये तो वक्त ही बताएगा। अन्या रुद्र के साथ बाहर जाने के लिए काफी खुश थी। जब ये बात रेहान और तविश को पता चला तो उन दोनों ने अन्या को ये बोलकर चिढ़ाया कि रुद्र उसे हनीमून के लिए बाहर ले जा रहा है। अन्या भी ये सुन कुछ शर्मा गई। उसे भी रुद्र के कुछ दिनों का बिहेवियर से कुछ अलग ही फीलिंग खुद के अंदर महसूस होने लगी थी। वो काफी खुशी खुशी पैकिंग करती है। अन्या रात को रुद्र का इंतजार करती है, लेकिन वो रात को घर नहीं आता। एक मैसेज आता है कि सुबह 5 बजे जियान उसे एयरपोर्ट ले जाएगा। ये मैसेज पढ़ वो थोड़ी मायूस हो गई। अब उससे डर भी लगने लगा कि कहीं रुद्र। एपिसोड 30 अन्या हग रुद्र। सुबह का समय। जियान के साथ अन्या एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी। रुद्र अब तक नहीं आया था, नहीं उसकी कुछ खबर थी। अन्या की नज़र सिर्फ उससे ही पूरे रास्ते तलाश कर रही थी। उसका दिल रुद्र को न देखकर काफी घबरा रहा था। वो काफी बार जियान से पूछ चुकी थी रुद्र के बारे में, लेकिन जियान उससे हर बार टाल देता। अन्या का ध्यान तो बस रुद्र में ही था, इसलिए उसने फ्लाइट पर ध्यान ही नहीं दिया। आखिर वो कहा कि फ्लाइट है और वो कहाँ जा रहे हैं। जब उनके फ्लाइट का अनाउंसमेंट हुआ तो जियान अन्या के पास आता है और काफी रिस्पेक्टफुली कहता है, मैम फ्लाइट का टाइम हो रहा है, चलना चाहिए। जियान के ये कहने पर अन्या घबराए आंखों से उससे देख पूछती है, लेकिन ये अभी तक आए नहीं, क्या हम उनके बिना जा रहे हैं? अन्या के सवाल पूछने पर जियान अपनी घड़ी को देख कहता है, नहीं मैम सर हमारे साथ ही चलेंगे, लेकिन उन्हें आने में कुछ वक्त है, इसलिए आप और मैं अभी बोर्डिंग कर लेते हैं, सर आते ही होंगे। अन्या में सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं हम सब साथ ही चलेंगे, तब तक वेट करते हैं। जियान कुछ रिक्वेस्टिंग टोन में कहता है, नहीं मैम सर के ऑर्डर है, हमें चलना होगा, आप चिंता नहीं करें, सर आते ही होंगे। जियान की बात सुन अन्या हाँ में सिर हिलाकर उसके साथ चलने लगती है, लेकिन बार बार अपने नजरें पीछे मोड़ सिर्फ रुद्र का रास्ता तक रही थी। जियान अन्या को वीआईपी सीट की तरफ ले जाता है और उससे वहां बैठाकर बाहर चला जाता है। अन्या तो अब और घबरा रही थी। जब आखिरी बार उसने ऐसे उड़ान भरी थी तक कुछ अनजान ही सही, लेकिन ऐसे लोग थे जिससे उसका रिश्ता बन चुका था, लेकिन इस वक्त वो तो बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। वो बार रास्ते को तक रही थी, आखिर रुद्र कब आएगा। अन्या अपनी नज़र चारों तरफ घूमती है। वो उस वीआईपी एरिया में बिल्कुल अकेली थी, सारे सीट्स बिल्कुल खाली थे। रुद्र ने ही सारे सीट्स बुक्स कर दी थी, जिस बात की अभी अन्या को खबर नहीं थी। अन्या का दिल अब काफी घबरा गया। वो जैसे उठती है, एयर होस्टेस अन्या को सीट बेल्ट लगाने को कहती है, जिसकी वजह से अब अन्या कहीं नहीं जा सकती थी। अन्या को काफी अजीब लग रहा था।
उसे लग रहा था रुद्र उससे ऐसे ही बीच रास्ते में छोड़ दिया। ये सब सोचकर अन्या के आंखों में आंसू आने लगे। फ्लाइट अब टेक ऑफ होने वाली थी और उसी के साथ अन्या की उम्मीद और हिम्मत भी टूट रही थी। एक बार फिर रुद्र ने उसका साथ छोड़ दिया, लेकिन तभी कोई अन्या के बगल वाले सीट पर आकर बैठता है और अपनी सीट बेल्ट लगता है। अन्या को जैसे ही एहसास होता है कि कोई उसके बगल में है, वो झट से अपनी भीगी पलकें उठाकर अपने बगल में देखती है तो वो और कोई नहीं रुद्र था। ये देख अन्या जल्दी से आगे बढ़ उसके गले लग जाती है। अन्या के ऐसे सडनली हक करने पर रुद्र तो हैरान रह जाता है। उसे एक झटका लग जाता है। उसके हाथ भी कुछ पल सोचने के बाद वो भी अन्या से लिपट जाते हैं। रुद्र अन्या के ऐसे करीब होने का एहसास फील कर काफी रिलैक्स फील कर रहा था। फ्लाइट टेक ऑफ हो जाती है और अन्या और रुद्र एक दूसरे के बाहों में सुकून से लिपटे थे, लेकिन तभी रुद्र को अन्या की सिसकियों की आवाज आती है, जिसे सुन वो काफी घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। वो जैसे ही अन्या को खुद से दूर करने की कोशिश करता है, अन्या और कस के उसे लिपट कर रोते हुए कहती है, कहाँ चले गए थे आप, कितनी देर लगा दी। मुझे लगा आपने फिर मुझे छोड़ दिया अकेला। अगर आना ही था तो साथ में आते, मुझे ऐसे अकेला क्यों छोड़ा। पता है मैं कितना डर गई थी। आपको मेरे कोई कदर ही नहीं, मेरी फीलिंग्स की। सच कहते हैं सब, आप बिल्कुल पत्थर हैं। ऐसे कोई अपनी वाइफ को अकेला छोड़ देता है। आप बहुत बुरे हैं, बहुत ज्यादा। मैं अब आपसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं। अन्या की शिकायत सुन रुद्र को जरा भी बुरा या गुस्सा नहीं आया, बल्कि उससे काफी अच्छा लग रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था ऐसी बच्चों वाली शिकायत उससे इतनी खुशी देगी। वो बिना कुछ कहे बस अन्या को अपनी बाहों में लिपटा रखा। उसके भावहीन चेहरे पर आज छोटी सी ही सही लेकिन मुस्कान थी। उससे आज काफी अच्छा लग रहा था। कुछ देर ही यूं ही रहने पर अन्या को एहसास होता है कि वो कब से रुद्र से ऐसी ही लिपटी है और बच्चों जैसी शिकायत कर रही थी। ये सब सोचकर अन्या को अब खुद पर ही शर्माने लगी, पर वो जैसी ही अलग होने चाही, रुद्र ने झटके से उसका सीट बेल्ट खोल अपनी गोद में खींच लिया। अन्या तो आवक सा उससे देखते रही। रुद्र बारे प्यार से उसके आंखों में बचे आंसू पोंछ कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम कुछ देर में इतना डर जाओगी, अगर पता होता तो कभी अकेला नहीं छोड़ता। अन्या रुद्र का सवाल सुन कुछ नहीं कहती और उसकी गोद से उठने को होती है कि रुद्र अपनी पकड़ उसकी कमर पर कसते हुए उसका सिर अपने सीने से लगाते हुए कहता है, अब हिलना मत, अगर हिली तो मैं वापस से चला जाऊंगा। रुद्र के ऐसे कहने पर अन्या वापस से डर जाती नहीं और कश उसकी शर्त पाकर अपनी आंखें बंद कर लेती नहीं। बेचारी अन्या इतनी डर गई थी कि उससे रुद्र की ये बचकानी बातें भी सच लग रही थी। उसने तो ये भी ध्यान नहीं दिया कि आसमान में उड़ती फ्लाइट में रुद्र उससे छोड़ कहाँ जा सकता है। रुद्र तो अन्या की इस हरकत पर मुस्कुराए बिना रह नहीं पाया। उसने भी काश कर उससे बाहों में जकड़ लिया। अन्या तो पल भर में ही सो गई, क्योंकि कल रात से वो सो नहीं पाई थी। एक पल भी उससे चैन नहीं मिला था, लेकिन अब वो रुद्र के सीने से लग काफी सुकून की नींद सो चुकी थी। रुद्र को भी काफी अच्छा लग रहा था। ऐसे ही पलों को सुकून से जीने के लिए तो रुद्र ने पूरा वीआईपी कैबिन बुक करा रखा था। अब कोई उससे डिस्टर्ब न कर सके। रुद्र अपना सिर नीचे कर अन्या के सोए हुए उस मासूम चेहरे को देखने लगा। आखिर क्या कशिश थी अन्या में जो उससे देखने भर से रुद्र को सारे परेशानी सुकून के एहसास में बदल जाता है। वो अभी तक कुछ समझ तो नहीं पाया, सिवाय इतना ही वो इस सुकून को अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए चाहता था और उससे चाहने से पहले कुछ ऐसे काम भी करने हैं जिसके लिए वो अन्या को अपने साथ ले जा रहा है। रुद्र काफी देर अन्या को यूं ही देखता रहा। कुछ एक घंटे के बाद एक एयर होस्टेस आती है और धीरे से रुद्र को फ्लाइट लैंड होने का इशारा करती है। रुद्र का अन्या को उठने का मन नहीं होता, इसलिए वो उससे वैसे ही अपनी बाहों में रहता है। फ्लाइट लैंड हो चुकी थी और अन्या इस बात से बेखबर आराम से सो रही थी। रुद्र भी बिना आवाज किए अन्या को अपनी बाहों में लेता है और वीआईपी एरिया से होते हुए अन्या को लेकर कार में बैठ जाता है। कार कुछ ही पलों में एक बड़े से 7 स्टार होटल के आगे रुकती है। अन्या अब भी सो रही थी। रुद्र उससे वैसे ही बाहों में लिए होटल के टॉप फ्लोर पर एक वीआईपी स्वीट में ले जाता है और काफी आराम से उसके बेड पर सुला देता है। वो जैसे ही अलग होने वाला था कि उनकी नज़र अन्या के हाथ पर पड़ती है, जो अब तक रुद्र की शर्ट को काश कर पकड़ा हुआ था। ये रुद्र के चेहरे पर एक दिलकाश मुस्कान छह जाती है, जो रैली किसी ने आज तक नहीं देखा। वो एक बार अन्या के माथे पर अपना हाथ फेर उसके माथे को चूम कर कहता है, वैसे तुम्हें छोड़कर जाने का मन तो नहीं है वाइफी, लेकिन जाना पड़ेगा, लेकिन वादा तुम्हारी आंखें खुलने से पहले तुम्हारे पास होगा। इतना कहकर रुद्र एक बार फिर अन्या के माथे को छूकर उससे आराम से ब्लैंकेट उड़ाकर वहां से चला जाता है। रुद्र जियान को कुछ इशारा करता है। जियान हमें सिर हिलाते हुए रुद्र को एक कमरे की ओर इशारा करता है। रुद्र भी हमें सिर हिलाते हुए वहां से उस कमरे में जाता है। करीब 2 घंटे के बाद अन्या की नींद खुलती है। वो अपनी आंखें सुकून से मसलते हुए
एक सुकून भरी मुस्कान बिखेरते हुए आंखें खोलती है, पर जैसे ही उसकी नज़र ऊपर सीलिंग पर जाती है वो हड़बड़ते हुए उठ जाती है। वो अपने आसपास एक बार नज़र घूमती है। ये जगह अन्या के लिए काफ़ी न्यू सा था। दिखने में एक काफ़ी खूबसूरत कमरा था, लेकिन अन्या के लिए अनजान था। अन्या खुद को बड़े से बेड पर देख काफ़ी हैरान थी, क्योंकि उससे जब तक याद था वो तो रुद्र के बाहों में सो रही, तो फिर यहाँ कैसे? रुद्र का ध्यान आते ही अन्या उचक जाती है। आखिर रुद्र उसे वापस छोड़ कहाँ चला गया? वो हड़बड़ते हुए उठती है और बाहर जाने वाली होती है कि कमरे के वॉशरूम का दरवाजा खुलता है। अन्या पलटकर देखती है तो रुद्र अभी शावर लेकर आ रहा था। अन्या झट से आगे बढ़ एक बार फिर उसके गले लग जाती है। एक पल रुद्र भी उचक जाता है, लेकिन अन्या को देख वो शांत सा कुछ पल खड़ा रहकर एक शरारत भरे लहजे में कहता है, या तो मैं काफ़ी हैंडसम हो गया हूँ कि तुम मुझे बार बार गले लगने का बहाना ढूंढ रही हो, या मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही छूट दे रखी है। रुद्र की बात सुन अन्या हराबरे हुए उससे अलग होती है। अन्या की इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि वो रुद्र से नजरें मिला सके। वो कहती है, नहीं वो मैं। उद्धरण चिन्ह। वो आगे कहती उससे पहले रुद्र अपने गीले बालों को झटकते हुए कहता है, तुम्हारा नहीं मैं वो का राग में बाद में सुन लूंगा, अभी तुम फ्रेश हो जाओ, लंच पर मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। इतना बोल रुद्र वहां से अपने कपड़े लेने चेंजिंग रूम में चला गया। अन्या भी खुद के हरकतों पर झेपते हुए अपना चेहरा खुद के हाथों में छुपाते हुए वॉशरूम में चली जाती है। अब तो उससे सच में खुद पर ही शर्म आ रही था। कुछ देर बाद अन्या भी शावर लेकर बाथरोब पहने बाहर आती है। वो जैसे ही आती है टेबल पर कॉफी मग पकड़े अपने फोन में ध्यान लगाए रुद्र पर जाती। वो इस वक्त अन्या को इतना अट्रैक्टिव लग रहा था कि अन्या उससे देखने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। तभी उसके कानों में रुद्र की आवाज़ आती है, जो अब भी अपने फ़ोन में देखते हुए कह रहा था, अगर तुम्हारा मुझे देखने से मन भर गया तो लंच कर सकती हो। रुद्र की बात सुन अन्या काफ़ी ज़्यादा एम्बारास हो गई। उससे समझ नहीं आ रहा था कि फ़ोन में देखते इंसान को कैसे पता चला वो उसी अडॉ कर रही थी। वो अपने मन में कहती है, सच कहते हैं सब, ये कारू राय चौहान के 2 आंख नहीं 10-10 आंखें हैं, कहीं से कुछ भी देख लेते हैं। अन्या हड़बड़ाते हुए जल्दी से उसके पास आती है और चेयर पर बैठ नजरें झुकाकर चुपचाप नाश्ता करने लगी। रुद्र अपनी कॉफ़ी का सिप लेते हुए बस अन्या को ही देख रहा था। वो अपनी कॉफ़ी ख़त्म कर उठते हुए कहता है, शाम को हमें कहीं जाना है। फिर सामने रखे 2-3 पैकेट की ओर इशारा करते हुए कहता है, पैकेट में तुम्हारे लिए शाम के लिए कपड़े हैं। कुछ मिनट में तुम्हारी हेल्प करने के लिए एक हेल्प आ जाएगी, वो तुम्हें रेडी कर देगी। बी ऑन टाइम। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल रुद्र जैसे जाने लगा। अन्या तुरंत खड़ी होकर पूछती है, लेकिन जाना कहाँ है? रुद्र उसके आंखों में देख कहता है, वो शाम को पता चल जाएगा। इतना बोल रुद्र वहां से चला जाता और अन्या अपने सोच में डूब जाती है। आखिर रुद्र उसे यहाँ क्यों लाया और वो उससे कहाँ ले जाना चाहता है? सवाल तो काफ़ी थे अन्या के दिल, लेकिन जवाब सिर्फ शाम होने पर मिलेगा। वक्त तो अब अन्या की बेसब्री बढ़ने लगी थी।